एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में हम हरियाणा सीईटी का जो होने वाला एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स होने वाला है, उसकी टेस्ट सीरीज़ यानी कि प्रैक्टिस सेट हम कंटिन्यू करने लग रहे हैं। ठीक है, अब तक हमने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और आज हम करेंगे छठा प्रैक्टिस सेट। सीईटी का एग्ज़ाम कभी भी नोटिस आ सकता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने कहा है कि हम मई में सीईटी एग्ज़ाम ले लेंगे और ये कन्फर्म है कि अप्रैल में ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अब टॉपिक वाइज पढ़ने की कोई इतनी वो नहीं रहा, अब तो सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस सेट, ताकि आपकी ओवरऑल आपको तैयारी पता चलता रहे कि क्या आपकी ओवरऑल तैयारी चल रही है। ठीक है, 5 सेट हमने अपलोड कर दिए, 5 प्रैक्टिस सेट। ये छठा है जिसको आप मॉक टेस्ट बोलते हो, टेस्ट सीरीज बोला, फिर प्रैक्टिस सेट। सेम एज इट इज़ पैटर्न पर है जो सीईटी एग्ज़ाम के अंदर आएगा। 100 पर्सन आएंगे, ठीक है, और हर पर्सन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। आप कंटिन्यू अपनी तैयारी जारी रखें और मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सीईटी एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, फिर बता रहा हूँ मैं, कभी भी नोटिस इसका आ सकता है। सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, तो अपनी तैयारी चेक करने के लिए मॉक टेस्ट ज़रूरी है। चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रैक्टिस सेट ज़रूर होते हैं इंपॉर्टेंट। डेली 1 या 2 प्रैक्टिस सेट ज़रूरी है। तो हम डेली वीडियो अपलोड करने लग रहे हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, डेली नए नए प्रैक्टिस सेट हम करवाते जा रहे हैं आपके लिए। सारा कंटेंट इकट्ठा कर रखा है एक जगह। और क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉलेज हब का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, और जो पहली बार क्लास देख रहे हैं वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है ये आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा तैयार की गई है, और ये उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। कोर्स वगैरह की डिटेल के लिए आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आर्यभट्ट एकेडमी के लिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसके अंदर ध्यान रखना, जीके है, कंप्यूटर है, फिर हरियाणा जीके, इसके बाद इंग्लिश, हिंदी, फिर मैथ के सवाल है, और लास्ट में रीजनिंग के हैं। ये 6-7 टॉपिक जो एचएसएससी देगी, जो सीटी में आएंगे, उसी के बेसिस पर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो आप अपनी तैयारी जांचने के लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़रूरी है। पेपर जो आएगा वो इसी प्रैक्टिस सेट में से आएगा। आपको इतने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे आप एग्ज़ाम से पहले कि आपको ये लगेगा कि हाँ, आपकी तैयारी 100% हो चुकी है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता था तब तक आपके प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे। ये तो पहले और प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा, उसके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार कर रखे हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, और ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो मॉक टेस्ट होते ही है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के अब पहला क्वेश्चन, आज का जो टेस्ट सीरीज है 6 नंबर, उसकी स्टार्ट करते हैं। और आई होप सभी ने नॉलेज आपको सब्सक्राइब कर लिया होगा। पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? एक बुक है, ये है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये एक हिंदी लिटरेचर की किताब है, तो इसके लेखक कौन है पृथ्वीराज रासो के? कलहण, जानक, विलहण या चंद्रबरदाई? चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज रासो के जो राइटर हैं वो है चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई, चांदबरदाई, जो भी नाम है, ये इसके राइटर हैं पृथ्वीराज रासो के। और ये किसके ऊपर है ये किताब? ये जो पृथ्वीराज चौहान है उसके ऊपर लिखी गई है। ठीक है, ये चंद्रबरदाई कौन है? ये पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि है। और पृथ्वीराज चौहान किस वंश के हैं? चौहान वंश के हैं। दिल्ली के चौहान जो वंश है उसके शासक पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और ये पृथ्वीराज चौहान के अच्छा, पृथ्वीराज रासो किसके बारे में है ये भी ध्यान रखना। तो ये है जो पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी है, ये एक लव स्टोरी है पृथ्वीराज चौहान की। और जो जयचंद है ना, जयचंद, उनकी जो बेटी है संयोगिता, उसके बारे में। ठीक है, ये ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी है पृथ्वीराज रासो के अंदर। जयचंद वही है जिसने जो दूसरी लड़ाई हुई थी तराइन की, उसमें
पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चंद्रबरदाई। कल्हड़ ने लिखी थी राजतरंगिनी, जो कश्मीर के इतिहास पर है। और जयनायक ने लिखी थी पृथ्वीराज विजय। एक ध्यान रखना, ये जयानक, इसने एक किताब लिखी थी पृथ्वीराज के ऊपर ही, पृथ्वीराज विजय, ये किताब लिखी थी जयनायक ने। और चंद्रबरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 2। आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी, यानी कि आगरा शहर किसने बसाया था? बहलोल लोदी, खिज़र खां, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी? तो आगरा शहर की जो स्थापना करी थी वो करी थी सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर किस नदी के किनारे है, या कौन सी नदी बहती है आगरा शहर से? वो है यमुना नदी। ताजमहल जो बोलते हैं वो यमुना नदी के किनारे पर ही है। सिकंदर लोदी। अगला है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? Who among the following had denounced the participation of महात्मा गांधी in the खिलाफत मूवमेंट? यानी जो खिलाफत आंदोलन था उसमें महात्मा गांधी ने सहयोग दिया था, तो उसको नकारात्मक भाव से किसने देखा था, किसने उसकी बुराई करी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, अब्दुल कलाम आज़ाद, शौकत अली या फिर M.A. जिन्ना? ये मोहम्मद अली जिन्ना, ये मोहम्मद अली अलग है और वो है M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए मोहम्मद अली अलग है, ऑप्शन डी है M.A. जिन्ना, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था। प्रश्न नंबर 4 है, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनके बारे में है ये। पहला है कि ये सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, और दूसरा है कि इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। राज्य के जो DPSP जो हम बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो आपको कुछ आए ना आए, ये दूसरा कथन तो आपको बिल्कुल याद होगा कि जो DPSP के जो है ना, जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व जो सिद्धांत हैं, इनको कोई भी न्यायालय ज़बरदस्ती लागू नहीं करवा सकता। ये लिखा गया है कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये राज्य के निर्देशक तत्व है, ये राज्य सरकार बाध्य नहीं है, ये राज्य सरकार की मर्जी है इनको मानने। न्यायालय द्वारा ये लागू नहीं किए, कोर्ट इन पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये किसके बारे में है? ये देश या राज्य की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। ये दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर ये दोनों ही कथन जो है ये सही है। अगला प्रश्न नंबर 5, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर गुजरेगा? ये प्रश्न है ज़बरदस्त। इसमें कहा गया है कि सिक्किम है, मान लो यहाँ पे इंडिया में, यहाँ पे सिक्किम है, इधर नेपाल, इधर भूटान, तो जो अक्षांश रेखा सिक्किम से होकर गुजरेगी वो इधर किस राज्य से भी गुजरेगी? दोनों साइड से। आपको बताना है कि सिक्किम के पैरेलल में कौन सा राज्य है। अगर यहाँ सिक्किम है तो इधर कौन कौन से राज्य हैं सिक्किम के पास, क्योंकि इसने अक्षांश रेखा पूछे। अगर देशांतर पूछता तो ऊपर से नीचे आती, अक्षांश ऐसे जाएगी बाएं से दाएं, तो वो किससे जाएगी? तो जो अक्षांश रेखा सिक्किम से जाएगी वो राजस्थान से होकर जाएगी। सिक्किम से जो अक्षांश रेखा जाएगी, अगर यहाँ पे सिक्किम है तो इसके इधर राजस्थान है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर ये सारे ऊपर हो गए। ठीक है, सिक्किम से जो अक्षांश रेखा जाएगी वही राजस्थान से भी जाएगी। तो इसका ऑप्शन ए राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न PYQ का है, पहले पूछा गया क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है। अगला प्रश्न नंबर 6, पहला कथन दिया है कि प्रायद्वीपीय भारत की केवल 2 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, उसके बाद इनका कारण दिया है कि ये नदियां भ्रंश जनित है, ये नदियां भ्रंश जनित हैं।
और इसके बाद इनका इंग्लिश में दे रखा है कि while the all major rivers of peninsular India flow in the Bay of Bengal, the Narmada and the Tapti flows in Arabian Sea। यानी कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, और इसका कारण है कि ये रिफ्ट जनरेटेड नदियां हैं। यानी कि आपने नाम सुना होगा रिफ्ट घाटी की नदियां, और रिफ्ट घाटी की नदी में आपने नाम सुना होगा नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दोनों रिफ्ट घाटी की नदियां हैं, ये दोनों बात सही है बिल्कुल, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती दोनों सही हैं, ये दोनों रिफ्ट वैली की नदियां हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करते। ए और आर दोनों सत्य हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, ए माने कथन। प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उसमें नर्मदा और ताप्ती हैं, सही बात है। और नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं, ये भी सही है। लेकिन ये दोनों रिफ्ट वैली है, ये बात सही है, लेकिन इनका आपस में इससे कोई कनेक्शन नहीं है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नर्मदा नदी है, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश में, अमरकंटक की पहाड़ियों से। और ताप्ती नदी निकलती है मुल्ताई की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश में, जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। और दोनों ही नदियाँ रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है, नर्मदा और ताप्ती नदी। प्रश्न नंबर 7 में भी ये है कथन और उसका कारण दिया है, ठीक है। भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट आवर में करती हैं। दूसरा है कि भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। यह है कि भारत में जो विद्युत वितरण, जो भी बिजली जो हमारी जो सप्लाई करती है जो भी कंपनियां हैं, तो ये जो बिजली मापती है वो किलोवाट आवर में मापती है, ये सही है। जो हम घरों में मीटर वगैरह लगाते हैं तो KWH का ही होता है, किलोवाट आवर का। और जो दूसरा है कि जो फ्रीक्वेंसी जो होती है लाइट की, वो हमारे 50 हर्ट्ज की नहीं, 60 हर्ट्ज की नहीं आती, वो आती है 50 हर्ट्ज की। आवृत्ति कितनी होती है उनकी? 50 हर्ट्ज होती है, 60 हर्ट्ज नहीं होती। तो ए सही है, इसका कारण है वो गलत है, ठीक है। ए सही है लेकिन आर इसका गलत है, क्योंकि हमारी जो बिजली आती है वो 50 हर्ट्ज की आती है, 60 की नहीं आती। प्रश्न नंबर 8 अगले, निम्नलिखित ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है, यानी कि कॉमर्शियल स्रोत नहीं है? पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस और बायोगैस। कॉमर्शियल स्रोत वो हैं जो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये है जो बनाए जाते हैं, ये है बायोगैस। बायोगैस इसका आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक स्रोत नहीं है, पेट्रोलियम भी है, न्यूक्लियर एनर्जी भी है, नेचुरल गैस भी है, लेकिन बायोगैस है जो कॉमर्शियल नहीं है, कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये मीथेन से बनाए जाते, गाय के गोबर की सहायता से मीथेन गैस इसमें होती है। अगला है प्रश्न नंबर 9, बैक्यूलस थ्यूरिंजिएंसिस का उपयोग होता है। बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस ये क्या है? जैविक खाद, रासायनिक खाद, जैविक कीटनाशक या रासायनिक कीटनाशक? तो ये है एक जैविक खाद, बायो फर्टिलाइजर। बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, बायोलॉजिकल जो फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, ये ध्यान रखना। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस। अगला है संस्थान और इनका मिलान करना है, कौन सा संस्थान कहाँ पर है? पहला है चंडीगढ़ केंद्रीय संस्थान, दूसरा है DNA प्रिंटिंग संस्थान। अच्छा ये मिस प्रिंट हो रखे हैं, ये चंडीगढ़ आके ये इधर ऐसे आएगा पूरा, केंद्रीय औषधीय एवं शुद्धि पादप संस्थान, इंग्लिश में सही दे रखा होगा, ये रहा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक, ये चंडीगढ़ इधर आएगा ऑप्शन ए में। सेंटर फॉर DNA फिंगर एंड डायग्नोसिस, ये हैदराबाद, ऑप्शन बी। इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, ये न्यू दिल्ली इधर आएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये लखनऊ इधर 4 पे दे रखा है, ये ऐसे अलग अलग दे रखा है, ठीक है। इसमें मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ एक बार कौन कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो इसमें सबसे पहला जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक,
सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिक एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये जो इंस्टीट्यूट है ये है लखनऊ के अंदर। ठीक है, ए वाले का आएगा ऑप्शन 4 लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट ये है लखनऊ के अंदर। ठीक है, दूसरा है फिंगर प्रिंटिंग वाला, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक वाला, और ये जो सेंटर है ये है हैदराबाद में ही। ये ऑप्शन बी ये इसका सही है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक ये है हैदराबाद के अंदर, ऑप्शन बी इसका सही है ये। इसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, और ये कहाँ पर है, ये है चंडीगढ़ के अंदर। सी वाला कहाँ है, चंडीगढ़। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी ये है नई दिल्ली के अंदर। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक बार आप थोड़ा सा देख लेना दोबारा से। ये एरोमेटिक वाला है ये तो है लखनऊ के अंदर, डीएनए फिंगर वाला ये है हैदराबाद के, माइक्रोबियल वाला है ये चंडीगढ़ में, और इम्यूनोलॉजी वाला है ये है दिल्ली के अंदर। ठीक है, ये आप देख लेना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, खालिस्तान शब्द का अर्थ कर्म आदेश यानी कि प्रोग्राम से है। ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम कंप्यूटर की डेफिनेशन है, इंग्लिश में सही समझ में आए। ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यानी कि जो प्रोग्राम का जो समूह होता है उसके लिए हम प्रॉपर एक कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, जिसके अंदर सारे अलग अलग प्रोग्राम है, उनका कलेक्शन है, सारे प्रोग्राम उसमें फीड किए होते हैं। ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, बी है हार्डवेयर, सी है सॉफ्टवेयर, डी है कॉम्पैक्ट। तो वो होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी सारे अलग अलग प्रोग्राम होते हैं वो एक कलेक्शन होता है उन सभी का। सॉफ्टवेयर के अंदर अलग अलग जो प्रोग्राम है वो सेव किए होते हैं। अगला है 12 नंबर, एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है जो निम्न होते हैं। ए कंप्यूटर कैन ओनली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस विच आर, यानी कि कंप्यूटर कौन सी इंस्ट्रक्शंस है जिनको फॉलो करेगा, जिनको पूरा करेगा। कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मशीन लैंग्वेज होती है या फिर पास्कल को, इनमें से कोई नहीं, या फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो जो कंप्यूटर जो बात सुनता है सारी की सारी वो किसकी करता है, मशीन लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, बाइनरी फॉर्म में जो होती है 0 और 1 की फॉर्म में। 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो मशीन लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर फॉलो करता है, जी सारी मानता है। हम जो भी कंप्यूटर में टाइप करते हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में वहाँ पर सेव होता है, बाइनरी फॉर्म में। अगला है, एक बार पूछा भी गया SCT में ही कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। एक बाइट में कितने वैल्यू पूछे कि एक बाइट की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, तो एक बाइट की जो वैल्यू होती है वो होती है 256। एक बाइट की वैल्यू पूछे, इसमें ध्यान रखना, हाउ मैनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 बाइट, तो वो है 256, 256 वैल्यूज। ठीक है, और एक बाइट में कितनी बिट होती है, 8 बिट। एक बाइट में अगर बिट पूछे तो 8 बिट होते हैं, ध्यान रखना। अगला है 14 नंबर प्रश्न है कि मार्च 2024 में भारत शक्ति 30 सेवाओं का लाइव फायर युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था। एक एक्सरसाइज है भारत शक्ति ट्राई सर्विस लाइव फायर एंड एक्सरसाइज, ये कहाँ हुई थी, भारत शक्ति ये एक्सरसाइज का नाम है, जो तीनों सेनाओं ने करी थी। ट्राई सर्विस यानी कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी ने। तो ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली, पोखरण, बेंगलुरु या देवलाली। तो ये हुई थी पोखरण के अंदर। कहाँ हुई थी, पोखरण के अंदर। भारत शक्ति युद्ध अभ्यास से याद रखना। अगला है कि मार्च 2024 में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा विमोचित उपन्यास फूल बहादुर इंग्लिश में अनुवादित होने से पहले मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। एक उपन्यास है फूल बहादुर, इसको इंग्लिश में रिलीज किया गया, लेकिन सबसे पहले बताना है कि कौन सी भाषा में ये लिखा गया था। फूल बहादुर जम्मू कश्मीर का उपन्यास है ये, मगही, डोगरी, बंगाली या फिर मराठी। तो ये उपन्यास लिखा गया था मगही लैंग्वेज में। मगही भाषा में जो फूल बहादुर है ये ओरिजिनल लैंग्वेज मगही थी, उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था मार्च 2024 में। फूल बहादुर, ये नाम याद रखना। अगला है ये इकोनॉमिक्स का है, उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं।
रॉ मटेरियल एंड कैश फॉर प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड एंड, यानी कि कौन सी कैपिटल होती है, कौन सी पूंजी होती है जिसके अंदर कच्चा माल और नकदी ये रखे जाते हैं। भौतिक पूंजी यानी कि फिजिकल कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल या फिर ह्यूमन वेल्थ। ये इंग्लिश में नाम याद रखना, इनके पेपर में इंग्लिश में ही छाप देता है ऐसे कैसे, ये नाम हिंदी में नहीं लिखे जाते, इसमें दे रखे हैं बेशक से। तो ये होती है वर्किंग पूंजी, जो रॉ मटेरियल काम करने के लिए लेते हैं, कैश का भी काम क्या है, कैश जो काम करने के लिए, तो ये वर्किंग पूंजी होती है ये, ठीक है। जो कार्यशील जो पूंजी है जिसको हम यूज़ करने लग रहे हैं, जो डेली का काम करने के लिए यूज होती है, वो वर्किंग कैपिटल होती है। अगला है 17 नंबर की, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा तृतीय क्षेत्र के अधीन है। टर्सरी सेक्टर बताना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो 3 सेक्टर हैं, तो उसमें से आपको बताना है कि टर्सरी सेक्टर कौन सा है। स्वास्थ्य, पशुपालन, उद्योग और कृषि। तो आपको बताना है कि इसमें टर्सरी सेक्टर कौन सा है। देखो प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइमरी के अंदर आता है एग्रीकल्चर और पशुपालन, ये है प्राइमरी सेक्टर। मछली पालन, पशुपालन, कृषि करना, ये सारे प्राइमरी सेक्टर हैं। सेकंड सेक्टर में आता है इंडस्ट्री, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो काम होता है वो सेकेंडरी होते हैं। टर्सरी के अंदर आता है हेल्थ वाला, हेल्थ, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, ये जो काम हम करते हैं सर्विस वगैरह, ये सारा आता है टर्सरी के अंदर। प्राइमरी के अंदर आता है जो हमारे मूल रूप से जो है पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि उद्योग, ये होते हैं प्राइमरी क्षेत्र। सेकंड में आता है मैन्युफैक्चरिंग, जो उद्योग आते हैं, ये सेकेंडरी में आते हैं। टर्सरी में आता है जो हेल्थ हो गया, पब्लिक सर्विसेज जो हो गई, ये सारा टर्सरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला है पिंडर नदी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाता है। पिंडर नदी और अलकनंदा नदी दोनों आपस में कहाँ पर मिलती है, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग या फिर नंदप्रयाग। तो दोनों जो नदियाँ मिलती हैं, पिंडर नदी और अलकनंदा नदी, ये दोनों मिलती है कर्णप्रयाग में, कर्णप्रयाग के अंदर मिलती है उत्तराखंड में, ठीक है। ये 18% थे, इसमें जीके आ गई, कंप्यूटर आ गया, इकोनॉमिक्स वगैरह सारा कुछ आ लिया। अब आगे प्रश्न नंबर 19 से लेकर 40 तक, यानी कि 22 सवाल हैं हरियाणा जीके के। अब हरियाणा जीके के 22% आपसे पूछे जाएंगे कंटिन्यू। प्रश्न नंबर 19 है, हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है, यानी कि हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है, सीधी सी बात है ये। हरियाणा का हृदय किस शहर को कहा जाता है, ऑप्शन की जरूरत नहीं है। जींद जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हरियाणा का दिल कहा जाता है। जींद कब बना था, जब हरियाणा बना तो 7 जिले थे। 1 नवंबर 1966 को, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तो हरियाणा में 7 जिले थे, उसमें से एक जिले का नाम था जींद, ये ध्यान रखना। जींद को हरियाणा का दिल, हरियाणा का हृदय कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 20, महाभारत के दिनों में हरियाणा को क्या कहा जाता था। महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था, धन धरती, बहुधान्य, ईश्वर निवास या वीर धरती। तो महाभारत काल में हरियाणा को कहा जाता बहुधान्य प्रदेश, बहुधान्य प्रदेश, ये हरियाणा को कहा जाता था महाभारत काल में। ये हरियाणा जीके के सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपको लग रहे होंगे कि हमने कर लिए, लेकिन फिर भी आप मार खा जाओगे इनमें, यही क्वेश्चन आने घुमा फिरा के, तो करते रहें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब का, नॉलेज हब ज्वाइन कर लो, पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे। जो पहली बार क्लास देख रहे हो वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले यूट्यूब। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, हिमाचल प्रदेश में डगसाई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में बहती है, यानी जो डगसाई पहाड़ियों से निकलती है हिमाचल प्रदेश में और हरियाणा में बहती हैं। घग्गर नदी, गंगा नदी, चिनाब नदी या यमुना नदी। तो अगर आप ध्यान से देखो ना इसमें, तो 2 ऑप्शन तो अपने आप हट गए, गंगा नदी और चिनाब नदी, ये तो हरियाणा में है ही नहीं। यमुना नदी है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। यमुना नदी कहाँ निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो बच गई कौन सी, घग्गर नदी। तो घग्गर नदी है जो हिमाचल प्रदेश में डगसाई से निकलती है और हरियाणा में बहती है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन,
राजस्थान पंचायती चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य है। तो दूसरा राज्य कौन सा है? यानी कि इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 8वीं और 10वीं क्लास पास होने के लिए ये जो नियम चलाया था सबसे पहले, इसको लागू करा था सबसे पहले राजस्थान ने। पंचायत में सरपंच का जो भी इलेक्शन लड़ेगा उसके लिए 8वीं और 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। ये सबसे पहले अपनाए थे राजस्थान ने। इसमें पूछा कि राजस्थान के बाद कौन सा ऐसा राज्य है जिसने दूसरा इसे अपनाया था? किस राज्य ने पंचायतों के लिए पढ़ाई लिखाई अनिवार्य करी थी? तो दूसरा राज्य कौन हो गया? हरियाणा। अगर किसी ऑप्शन में हरियाणा जीके का सवाल है और हरियाणा ऑप्शन में आ जाए, अगर आपको नहीं आता हो तो हरियाणा पे तुक्का मार देना, ये ध्यान रखना। तो पहला राज्य राजस्थान था, दूसरा हरियाणा। अगला है 23 नंबर। सारे भारत में शिल्पी व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? देखो, हैंडीक्राफ्ट जो मेला होता है वो कौन सा है? आपको ऑप्शन भी नहीं पढ़ना, ये है सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला शिल्प फेस्टिवल है। ये शिल्पकार सारे इसमें भाग लेते हैं। एक बात याद करके रखना, सूरजकुंड मेले पे पेपर आएगा 1001% इस पे सवाल आएगा। पेपर लगभग 4 शिफ्टों में होने की बात हो रही तो चारों शिफ्टों में एक एक सवाल जरूर आएगा सूरजकुंड मेले के ऊपर। सूरजकुंड मेला कब लगता है? फरवरी महीने में लगता है, फरीदाबाद में लगता है। थीम स्टेट कौन कौन से थे अब की बार? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। ठीक है। थीम कंट्री की बात करें तो जो बिम्स्टेक के जो देश हैं, बिम्स्टेक जो कंट्री है वो सारे थीम कंट्री थे अब की बार। सूरजकुंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो अब 2025 का वो याद कर लेना और एक 2024 का भी। थीम कंट्री कौन थे, थीम स्टेट कौन थे, यानी कि सहयोगी जो पार्टनर स्टेट, पार्टनर कंट्री जो बोलते हैं वो। अब की बार तो थे उड़ीसा और मध्य प्रदेश, 2 बनाए गए थे, और देश थे जो बिम्स्टेक के थे वो। आपको ये पूछना सूरजकुंड मेले का उद्घाटन के समय कौन चीफ गेस्ट था? जब लास्ट में क्लोजिंग सेरेमनी हुई तब चीफ गेस्ट कौन था? ये भी आपको देखना, ये भी पूछा जाएगा भाई राष्ट्रपति आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, कौन आया था? अगला है 24 नंबर। रमेश कुमार का संबंध किस खेल से है? रमेश कुमार क्रिकेट, बॉक्सिंग, कुश्ती या फिर फुटबॉल? तो रमेश कुमार और इनका जो संबंध है ये है रेसलिंग से, कुश्ती से। किससे है? रेसलिंग से। अगला है 25 नंबर। हरियाणा में देवी रूपक योजना का उद्देश्य क्या है? देवी रूपक योजना का क्या उद्देश्य है? औद्योगिकरण को बढ़ाना, कृषि को उन्नत तरीके लागू करना, हर लड़की को शिक्षित करना या जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करना? देवी रूपक योजना जो लाई गई थी, ये लाई गई थी जनसंख्या नियंत्रण के लिए, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए हरियाणा में देवी रूपक योजना है वो लाई गई थी। ठीक है। हरियाणा में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए देवी रूपक योजना चलाई गई थी। प्रश्न नंबर 26 है, हरियाणा में गांव में अमावस्या की छुट्टी का संबंध किससे है? यानी कि जिस दिन अमावस्या होती है गांव में एक चीज़ की छुट्टी कर देती है। क्या है? बैलों की छुट्टी होती है, स्कूलों की छुट्टी होती है, या फिर उस दिन व्रत रखा जाता है, या फिर उस दिन गंगा स्नान किया जाता है। तो ये आजकल तो खैर नहीं होता, लेकिन पहले जब बैल होते थे ना, उनसे खेती की जाती थी, तो अमावस्या वाले दिन खेत नहीं जोते जाते थे, बैलों की छुट्टी होती थी, उनकी पूजा की जाती थी अमावस्या वाले दिन। ठीक है। तो अमावस्या वाले दिन बैलों की छुट्टी होती थी, उनसे कोई काम नहीं लिया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी। अगला है पुलिस कमिश्नरी, बताइए कौन सी नहीं है? बेमेल यानी कि 4 में से 3 जो है वो पुलिस कमिश्नरी है, एक नहीं है। पंचकुला है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, लेकिन पलवल जो है वो कमिश्नरी नहीं है। पुलिस कमिश्नरी में पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद ये तीनों है, लेकिन पलवल जो है वो पुलिस कमिश्नरी नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। एक हिसार आएगा चौथा। अगला है प्रश्न नंबर 28। 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमर को पराजित किया था? एक चौहान शासक था, उसने हरियाणा पर आक्रमण किया, और उस समय हरियाणा पर शासक किसका था? तोमर वंश का। उनको हरा दिया था। कौन था वो? विग्रहराज 4, विग्रहराज द्वितीय, या फिर अर्णोराज, या फिर पृथ्वीराज चौहान? तो वो जो राजा था, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, और वो था अर्णोराज। अर्णोराज था जिसने 12वीं शताब्दी पर आक्रमण किया और तोमर वंश को हरा दिया था।
चौहान वंश का शासक था ये अर्णोराज। पृथ्वीराज के पीछे मत चले जाना, कहीं पृथ्वीराज चौहान ही नाम याद रखा, वो नहीं आएगा इसमें। अगला प्रश्न नंबर 29, हरियाणा का निम्नलिखित से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? 4 क्षेत्र है हरियाणा के और इसमें से ये बताना कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा है। शिवालिक की पहाड़ी ये उत्तर हरियाणा के अंदर है। ये किस शिवालिक की पहाड़ी, रेतीला भाग, मैदानी भाग या फिर अरावली, ये है साउथ हरियाणा में। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ है? यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला, सिर्फ 3 ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। तो सबसे बड़ा हिस्सा जो हरियाणा का है वो है मैदानी भाग। हरियाणा के बीच का जो हिस्सा है ये है मैदानी भाग, ये हरियाणा का सबसे बड़ा हिस्सा है। अरावली है ये दक्षिण हरियाणा में है। रेतीला भाग ये सिरसा की साइड, महेंद्रगढ़ की साइड, इधर रेतीला भाग है थोड़ा बहुत, लेकिन मैदानी भाग ये लगभग 70% हरियाणा कवर करता है। अगला है ये हरियाणा सरकार ने कानून मंत्री कौन बनाया? देखो ये पुराना डाटा है, एक प्रश्न में आपको 10 बार समझा देता हूँ। एक चीज़ और, एक तो सूरजकुंड मेले पे प्रश्न आएगा, सूरजकुंड मेला पढ़ लेना। और एक जो नए मंत्री बनाए ना, ये देख लेना कौन से मंत्री के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, प्लस ये भी देख लेना कि उस मंत्री कहाँ से जीत के आया है, वो मंत्री किस मंत्री का। जैसे अगर होम मिनिस्टर की बात करें तो होम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। उसके बाद ये बताना कि वो मंत्री कहाँ से जीत के आया है, किस विधानसभा क्षेत्र से वो मंत्री बने हैं, एमएलए कहाँ से है वो, ये देखना आपको, ध्यान रखना। मंत्रालय जरूर पूछे जाएंगे, खासकर वो मंत्रालय पूछे जाएंगे जो सीएम के पास हैं। फाइनेंस मिनिस्टर भी सीएम अब की बार। अगला है असीगढ़ जिला हरियाणा में कहाँ पर है? तो असीगढ़ का जिला नाम से ही पता है, असी और ये हास्य का पुराना नाम था। असीगढ़ के किले के कारण इसका नाम पड़ा है हास्य। तो असीगढ़ का किला कहाँ पर है? हास्य में है ये। अगला है निर्मल गुलिया का संबंध। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया हरियाणा के पेपर में, कई बार पूछा जा चुका है। निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक, जूडो, हैंडबॉल या फिर हॉकी? तो निर्मल गुलिया का जो संबंध है वो है जिम्नास्टिक से। निर्मल गुलिया का संबंध किससे है? जिम्नास्टिक से है। अगला है 33 नंबर, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? राजा जन्मेजय, राजा जन्मेजय कहाँ से संबंधित है? जींद, जगाधरी, झज्जर या सफेदो? तो ये है सफेदो, सर्प दमन जो इसका पहले नाम था, सफेदो, ठीक है। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, ये कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर एक ही IIM है और IIM कहाँ पर है? वो रोहतक के अंदर। IIM कहाँ पर है हरियाणा के अंदर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और ये कहाँ पर है? रोहतक के अंदर, ठीक है। IIM कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। और अगला है हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? कौन सी नृत्य जो शैली है हरियाणा की जो मेवाती जनजाति से संबंधित है? धमाल, फाग, रतवई या फिर गुग्गा? तो मेवात जाति से जो जनजाति से जो संबंधित है वो है रतवई नृत्य। रतवई नृत्य हरियाणा का नृत्य है और ये मेवात जनजाति से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा 35 का। अगला है हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कब करी थी? पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से करी थी? भिवानी से, रेवाड़ी से, झज्जर से या फिर रोहतक से? पशुधन बीमा योजना की शुरुआत जो हरियाणा में करी गई थी, ये करी गई थी झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। झज्जर डिस्ट्रिक्ट से ये योजना शुरू करी गई थी, पशुधन बीमा योजना। अगला है 37 नंबर, कौन सा मेला करनाल में प्रति माह आयोजित किया जाता है? करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मेला लगता है जो हर महीने लगता है, वो कौन सा मेला है? भदोही मेला, पांडु मेला, पराशर मेला या गोगापीर मेला? तो करनाल के अंदर जो मेला लगता है वो लगता है पांडु मेला, जो प्रति माह आयोजित किया जाता है। अगला है केंद्र सरकार का दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जो मिल्क रिसर्च सेंटर है हरियाणा में वो कहाँ पर है? हिसार, सिरसा, कुरुक्षेत्र या फिर करनाल के अंदर? जो दूध का जो केंद्र है और जो वो है
ये है करनाल के अंदर। डेयरी डेवलपमेंट जो बोलते हैं, डेयरी रिसर्च सेंटर, CDRI, सेंट्रल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI इसको हम बोलते हैं। और ये कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। और उससे पहले कहाँ था? ये बेंगलोर में था। 39 नंबर है मंजी साहिब गुरुद्वारा। देखो गुरुद्वारे पे प्रश्न जरूर आएगा, एक गुरुद्वारे पे बनेगा कि कौन सा गुरुद्वारा कहाँ पर है। सिलेक्टेड टॉपिक का मैं आपको फिर से बार बार बता रहा हूँ, कर लेना। सूरजकुंड मेला कर लेना, हरियाणा का नया मंत्रिमंडल कर लेना, जितने भी पैरा ओलंपिक प्लेयर हैं जिनको मेडल मिला है, ओलंपिक पैरा ओलंपिक कोई भी प्लेयर हो, हरियाणा के जो भी प्लेयर हैं जिनको अर्जुन अवार्ड और जो भी अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड या फिर खेल रत्न पुरस्कार, मनु भाकर को, नीरज चोपड़ा को, इनको भी जिसको भी जो अवार्ड मिला हरियाणा का प्लेयर, वो देख लेना किस गेम से है। खासकर जो पैरा ओलंपिक जो प्लेयर है ना, वो ज़रूर पूछेंगे, तो वो ज़रूर कर लेना। और एक गुरुद्वारे कर लेना, यानी कि 5-6% तो हरियाणा जीके कैसे हैं जो पूछे ही जाएंगे टॉपिक से। ठीक है, तो मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? पानीपत, रोहतक, जींद या अम्बाड़ा? तो मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है ये है अम्बाड़ा के अंदर, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। 40 नंबर है कि कौन सा एक उद्यान जो अम्बाड़ा में है, कौन सी जगह है जो अम्बाड़ा में है? इंदिरा उद्यान, संगीत साहिब गुरुद्वारा, लखीसाह की दरगाह या सभी? तो अम्बाड़ा के अंदर ये चारों ही चीज़ हैं, अम्बाड़ा के अंदर हैं। लखीसाह की दरबार भी है, संगीत साहिब गुरुद्वारा भी है, और इसके अलावा इंदिरा जो गार्डन है ये भी अम्बाड़ा में है। ठीक है, तो ये हमारे 40% हो गए। जीके, कंप्यूटर, पॉलिटी, हिस्ट्री और हरियाणा जीके, ये सारे टॉपिक हमारे ख़त्म होते हैं यहाँ पे। 41 नंबर देखते हैं और यहाँ से हमारी इंग्लिश शुरू होती है। हमने ना 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसमें क्या है? जीके, हरियाणा जीके और कंप्यूटर। ठीक है, 3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अब को प्रश्न आएंगे इंग्लिश के। पहले इंग्लिश के प्रश्न आएंगे, फिर आएगी हिंदी, फिर आएगा मैथ और लास्ट में आएगी रीजनिंग। सेम पेपर में यही है, पूछा जाएगा इसी सीक्वेंस में। तो अब आगे जो सवाल जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 से, ये सारे इंग्लिश के आएंगे। 10 से 15 क्वेश्चन है जो इंग्लिश के आएंगे, उसके बाद 15% हिंदी के आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 से हम शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश की क्लास है ये। ठीक है, ये मतलब ये 15 क्वेश्चन इंग्लिश के चलेंगे। आपको इंग्लिश बेशक से हार्ड लगती होगी वैसे, लेकिन काफ़ी आसान है, और पढ़ने की कोशिश करना। पहला प्रश्न है कि शेक्सपियर ब्लैंक डिस्प्ले, शेक्सपियर खालिस्तान डिस्प्ले। शेक्सपियर ने यह नाटक क्या कर रहा है? इस नाटक के बारे में, ये जो नाटक है इसमें शेक्सपियर का क्या रोल है, क्या कर रहा है, इसके बारे में। राइट, हैज़ बिन राइटिंग, इज राइटिंग और रोट। तो देखो शेक्सपियर ये जा चुका है। अगर कोई वर्तमान में होता, कोई कंटिन्यू कोई बात होती तो एक अलग बात है। शेक्सपियर जो था वो पहले मर चुका है। तो शेक्सपियर ने यह नाटक क्या करा था? लिखा था, लिख नहीं रहा, वो लिखा था। तो इसका मतलब क्या आएगा? सेकंड फॉर्म रोट। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट। तो शेक्सपियर रोट दिस प्ले, शेक्सपियर ने यह नाटक लिखा था। ठीक है, क्योंकि शेक्सपियर जो है वो पास्ट की बात है, जा चुका है, वो अभी जिंदा नहीं है, ना ही वो कंटिन्यू लिखने लग रहा। अगला है 42 नंबर 42। दे शोड हर द ग्रेटेस्ट ब्लैंक, उन्होंने उसको अपना मैक्सिमम क्या दिया? दे शोड हर, उन्होंने उसको दिखाया द ग्रेटेस्ट क्या? तो सबसे अधिक क्या दिखाते हैं? उसको इज्जत दी थी, ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट दी थी। दे शोड हर द ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट रेस्पेक्ट हो जाएगा। अगला है 43 नंबर 43 और ये है ईडियम। ईडियम फ्रेज जो होते हैं, ईडियम आपको बताना है। और ये है एट डैगर्स ड्रोन। एट डैगर्स ड्रोन का मतलब होता है कट्टर दुश्मनी। एट डैगर्स ड्रोन होता है कट्टर दुश्मनी। तो फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, फैमिलियर मतलब दोस्ताना, इरिटेट मतलब परेशान करना, लेकिन हॉस्टाइल का मतलब होता है नफरत करना। बीइंग हॉस्टाइल यानी कि शत्रुता की भावना। एट डैगर्स ड्रोन मतलब कट्टर दुश्मनी, और बीइंग हॉस्टाइल मतलब शत्रुता की भावना। तो 43 नंबर का ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला है 44 नंबर और इसमें बताना कि किस भाग में एरर है। माई व्यूज़ आर टोटली इन हारमनी विद माई ब्रदर्स व्यू। तो इसमें आपको बताना मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। ये ईडियम है इन हारमनी विद, ये ईडियम है, इसका मतलब आपको बताना है। माई व्यूज़ आर टोटली इन हारमनी विद माई ब्रदर्स व्यू, मेरे जो विचार है मेरे भाई के विचार के साथ में इन हारमनी मतलब क्या होता है? हारमोनी मतलब होता है सहमति में। तो इन एग्रीमेंट विद, मेरे जो विचार है मेरे भाई के विचारों की सहमति में है, यानी कि जैसे बड़े भैया कहेंगे वैसा ही मैं करूँगा, वो वाली बात है यहाँ पे। तो इन हारमोनी विद का मतलब है इन एग्रीमेंट विद। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है 45 नंबर और वन वर्ड बताना है ये। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, जो सब बहुत अधिक खाता हो, एक ऐसा इंसान जिसको खाने के अलावा कोई काम ना हो। तो देखो ग्रीडी का मतलब होता है, ग्रीड मतलब लालच, लालची आदमी, ठीक है। ग्लटन मतलब होता है जो पेटू, जो ज़्यादा खाता हो। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। लिबरल होता है उदार व्यक्ति, शिष्ट व्यक्ति, उदार। और ओबीस होता है मोटा, मोटा। लेकिन जो खाने वाला होता है ज़्यादा वो होता है ग्लटन। क्या आ जाएगा इसका? ग्लटन इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एक आदमी जो अधिक खाता हो, ग्लटन, जिसका कोई मतलब, सिर्फ खाने से मतलब होता है जिसको। अगला 46 नंबर, दैट विच कैन नॉट बी रोंग, जो कभी गलत ना हो सकता हो, ऐसी चीज़ जो गलत ना हो सकती हो, ठीक है। तो पहला है इनरिफ्यूटेबल। इररिफ्यूटेबल मतलब अखंडनीय, जिसको अलग अलग टुकड़े ना हो सकते और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते, जिसको और खंड नहीं हो सकते। इनएक्यूरेबल, इनएक्यूरेट का मतलब होता है त्रुटिपूर्ण, जो ठीक ना हो, जिसमें गलती हो। ये इसका उल्टा है, इसने पूछा है कि जिसमें कोई गलती ना हो, तो वो होता है इनफेलिएबल। इनफेलिएबल जिसमें कोई गलती ना हो। इनएविटेबल का मतलब होता है क्या? अपरिहार्य, अपरिहार्य, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफेलिएबल, जो कभी गलत ना हो। इसका एंटोनियम पूछता तो हो जाता इनएक्यूरेट, जो ठीक ही ना हो, जो गलत हो। अगला है, ये सिनोनियम बताना है आपको, शब्द है एपरेंट। एपरेंट शब्द का सिनोनियम आपको बताना है। एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट। एपरेंट, एपरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, पारदर्शी, एकदम क्लियर। कंसिडरेबल मतलब, कंसिडरेबल मतलब महत्वपूर्ण। डाउटफुल मतलब संदिग्ध। क्वेश्चनेबल, ऑब्वियस, ये दो ऑप्शन है ऑब्वियस, तो यो सही है, ऑब्वियस, ठीक है। ऑब्वियस का भी मतलब होता है स्पष्ट, ये नहीं कहते ऑब्वियसली ऐसा ही हुआ होगा, यानी कि स्पष्ट रूप से ऐसा ही हुआ होगा। ऑब्वियस मतलब क्लियर, स्पष्ट, जो अपरेंट है। ऑप्शन सी और डी एक ही बात है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 और करेक्ट स्पेलिंग बतानी, हायरार्की। हायरार्की यानी कि अनुक्रम है, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग है HIERARCHY, HIERARCHY, हायरार्की, ठीक है। इसका मतलब होता है अनुक्रम में, जो वंशानुगत होते हैं ना, जो राज्य के उत्तराधिकारी जो बनेगा, वंश से बनेगा, वो होता है हायरार्की। अगला है, ये सेंटेंस दे रखा है यहाँ से और इसमें एरर बताना है कहाँ पर है। ए ग्रेट फॉर्चून इन द हैंड्स ऑफ ए फूल आर ए ग्रेट मिसफॉर्चून। ए ग्रेट फॉर्चून इन द हैंड ऑफ ए फूल इज ए ग्रेट मिसफॉर्चून। तो ये देखो, एक छोटी सी चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, आर। आर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये सिंगुलर फ्रेज है, ए ग्रेट फॉर्चून, एक महान भाग्य। तो ये इसके लिए वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, वो सिंगुलर वर्ब आएगी, आर की जगह क्या आएगा? इज आएगा। इज ए ग्रेट मिसफॉर्चून, ठीक है। एक महान सत्ता किसी मूर्ख के हाथ में देना एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो ये आर की जगह क्या आएगा? यहाँ पे इज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ए ग्रेट फॉर्चून ये एक सिंगुलर फ्रेज है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल नहीं आएगी, इज आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो एरर है वो आर ए ग्रेट, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा।
अगला है प्रश्न नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, और वो भी आपको एरर डिटेक्ट करना है इसमें भी। ऑन द 11th आवर शी रिटायर्ड फ्रॉम द कंटेस्ट लिविंग द फील्ड ओपन टू हर ओपोनेंट। ऑन द 11th आवर यानी कि अंतिम समय में, ठीक है। शी रिटायर्ड फ्रॉम द कॉन्टेस्ट लिविंग द फील्ड ओपन टू हर ओपोनेंट। वो रिटायर हो गए कॉन्टेस्ट से और अपने जो प्रतिद्वंदी था उसके लिए मैदान खुला छोड़ दिया। अब इसमें एक ऐसा एरर है जो आपको समझ में भी नहीं आएगा। अगर आपको ईडियम फ्रेज आते होगा तो आपने पढ़ा होगा ऑन द 11th आवर नहीं होता, वो होता है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, ऑन की जगह क्या आएगा, एट आएगा। एट द 11th आवर ये एक फ्रेज है पूरी, अंतिम समय पर। ऑप्शन सी गलत है, ऑन द 11th आवर नहीं होता, एट द 11th आवर होता है, अंतिम समय पर। ठीक है, बाकी ये सारा ठीक है। यहाँ पर जो ईडियम फ्रेज होता है वो इसमें वो एरर है, ऑन की जगह क्या आएगा, एट आएगा। अगला है और इसमें यहाँ पर बताना है डिस्क्राइब्ड हिज अरेस्ट, क्योंकि 3 ऑप्शन इसी से संबंधित है। ए सिटी कोर्ट ऑर्डर द इमीडिएट रिलीज ऑफ ए प्रोफेसर डिस्क्राइब्ड हिज अरेस्ट एज इलीगल। एक सिटी कोर्ट ने तुरंत उसको रिहा करने के ऑर्डर दिए थे एक प्रोफेसर को, ठीक है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया गया था। इसमें बताना है डिस्क्राइब्ड हिज अरेस्ट की जगह क्या आएगा। तो डिस्क्राइब्ड हिज अरेस्ट का मतलब देखो, ऑर्डर दिया था इमीडिएटली, ऑर्डर क्या था, इमीडिएटली उसको रिलीज करना। तो इसमें क्या आएगा, डिस्क्राइबिंग हिज अरेस्ट, क्योंकि उन्होंने व्याख्या करी है। डिस्क्राइब्ड का मतलब होता है पहले व्याख्या कर चुका था, नहीं, डिस्क्राइबिंग उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा था, ठीक है। उसकी जो अरेस्ट करने का जो तरीका था उसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि ये इलीगल है, उसको तुरंत रिहा किया जाए। उस समय डिस्क्राइब करते टाइम उन्होंने कहा था, यानी कि जब उसको रिहा हो रहा था उस समय उन्होंने बताया था कि इसकी जो गिरफ्तारी है वो अवैध है। ये डिस्क्राइबिंग हो रही थी उस समय की। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है 52 नंबर, और इसमें बताना है आपको किसकी जगह, इन ऑटर्स मंथ, इट्स हॉट मंथ, इसकी जगह बताना है क्या आएगा। सेंटेंस है ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्डेड इट्स हॉट मंथ इन जनवरी विद स्वेल्टरिंग कंडीशन एक्सपेक्टेड टू परसिस्ट थ्रू अप्रैल। इसमें बताना है कि इन इट्स हॉट मंथ की जगह पर क्या आएगा। अब ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्डेड इट्स खालिस्तान मंथ इन जनवरी, तो पूरे साल में जनवरी को हॉट मंथ नहीं होता, हॉटेस्ट मंथ लिया इन्होंने। भाई गर्म नहीं होता, हॉट मंथ नहीं होता, या तो सबसे ज़्यादा गर्म पाएगा, ये एकदम नॉर्मल पाएगा। तो क्या आएगा, इट्स हॉटेस्ट मंथ, इट्स हॉटेस्ट मंथ इन जनवरी, ऑप्शन सी। आगे 53 और 54 के लिए ये पैराग्राफ दिया है, ये पैराग्राफ पढ़ के आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो कोशिश करना कि ये 2 पैसेज जो सवाल है ना, 54 और 55, 53 और 54, ये एकदम लास्ट में ही करे जाएं। पेपर में भी अगर ये आते हैं ना एंशियंट, ये जो पैसेज के आंसर देना, अगर आपको समझ में आए डायरेक्ट आंसर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये लास्ट में करना, टाइम कंज्यूमिंग है, हो जाता है, सीधा आसान है, ठीक है। इसका मैं उत्तर बता देता हूँ। इसकी जो थीम है सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है, और थीम है ये वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ स्वाना, ये इसकी थीम है। और अफ्रीका के जो स्वाम है ये हॉन्टेड हेयर का, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बिग गेम कंट्रीज को कहा जाता है। इंग्लिश का लास्ट पर्सन है 55 नंबर, और इसमें स्पेलिंग बतानी है हैंडकरचीफ की। हैंडकरचीफ होता है रुमाल, हैंडकरचीफ होता है रिमाल, और ये होती स्पेलिंग HAND, हैंड KER, कर CHIEF, हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल, ठीक है। बाकी सारी स्पेलिंग गलत है, बोलने में कुछ भी बोलो, लेकिन होता है हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ होता है रिमाल, ठीक है। 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन हैं इंग्लिश के, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं हमारे, इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 56 से हम करेंगे हिंदी। प्रश्न नंबर 56 से हमारी हिंदी शुरू हो रही है। जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश हमारा कंप्लीट हो चुका है। हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ये 3 टॉपिक हमारे बचे हैं।
तो प्रश्न नंबर जो सवाल क्वेश्चन नंबर 56 है, यहाँ से हम करते हैं फटाफट से। यदि ए या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह कौन सी स्वर संधि है? यानी कि ए या आ है और इसके बाद अगर ई या ई आए तो ये मिलकर क्या हो जाता है? ए। कौन सी संधि है ये? दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर या अयादी स्वर? तो ये जो संधि है ये होती है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, ठीक है, देव प्लस ईश देवेश। तो ये कौन सी संधि है? गुण संधि। अगला है 57, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, तो इसमें कौन सा समास आएगा? अव्ययभावी समास। जिस समास का पहला पद अव्यय और प्रधान हो उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। तो प्रति, प्रति प्लस दिन, अव्ययभावी समास। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? वाक्य को जो वर्गीकरण हो कितने भागों पर हम करते हैं? तो वाक्य का जो वर्गीकरण 2, 8, 4 या 3, तो वाक्य का वर्गीकरण जो किया जाता है वो 2 आधार पर किया जाता है। वाक्य का वर्गीकरण 2 आधार पे करते हैं हम। एक तो करते हैं रचना के आधार पर, ठीक है, दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य का वर्गीकरण हम 2 आधार पर करते हैं, तो रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर, ठीक है। 58 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला है 59 नंबर, अलंकारों की महत्ता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि 4 कथन दे रखे हैं और ये चारों ही अलंकारों के बारे में बताते हैं। एक कथन गलत है अलंकार के बारे में, वो आपको बताना है। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होते, बिल्कुल सही बात है, 100% होती है, ये सही बात है। अलंकारों का क्या काम है? काव्य सौंदर्य वृद्धि करना। अलंकार के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, ये भी सही बात है। अलंकार होने जरूरी है काव्य रचना के लिए। अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभुविष्णुता आती है, ये भी बात सही है। अलंकार का काम ही क्या है? काव्य सौंदर्यता में वृद्धि करना, ठीक है, तो काव्य में रोचकता बनाए रखना। लेकिन ऑप्शन सी है कि अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते, उत्पन्न नहीं करते। ये सौंदर्य, काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते, काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उत्पन्न नहीं करते। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं अलंकार, काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते। अगला है 60 नंबर, एक लोकोक्ति है, एक गलत लोकोक्ति है, वो बतानी है। अनुचित लोकोक्ति का चयन करें। यानी 4 लोकोक्तियां हैं जो हमने पढ़ रखी होंगी, एक गलत आपको बताना है। ऊंची दुकान फीका पकवान, सही बात है, यानी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये सही है। आगे कुआं पीछे खाई, ये भी सही है, यानी कि चारों संकट होना। अपनी पगड़ी अपने आप, यानी कि अपनी इज्जत अपने हाथ, ये भी सही है। अध जल गगरी पलटत जाए, ये गलत है। ये होता अध जल गगरी छलकत जाए, क्या आएगा वो? छलकत जाए, ठीक है। अध जल गगरी पलकत नहीं, छलकत जाए। तो ए जो लोकोक्ति है वो गलत थी। अध जल गगरी छलकत जाए, वो सही होगा इसका। अगला है 61 नंबर, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द जो होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? तो सबसे भाषा की छोटी से छोटी इकाई होती है वर्ण, जिसके और अधिक टुकड़े ना हो सके। शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, ठीक है। वर्ण कौन से हो गए? जैसे स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, ये सारे ऐसे लेकर और श्रेष्ठ वर्ण तक, ये सारे जो 52 हैं हिंदी वर्णमाला में, ये सारे वर्ण होते हैं, ठीक है। ए आ ई यू क्या क्या गड़े सारे वर्ण हैं। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण होती है। अगला है शुद्ध शब्द छांटना है इनमें से। अभिराम आपको लिखना है, कैसे लिखा जाता है? तो अभिराम में भी की मात्रा छोटी ई की मात्रा आएगी। अभिराम, भी जो आएगा छोटी ई की मात्रा आएगी, अभिराम। इसमें बड़ी ई की मात्रा देखिए, ये नहीं आएगा, ये आएगा ऑप्शन सी, अभिराम, ठीक है।
अगला है 63 नंबर की हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? निम्नलिखित विकल्पों में से चिन्हित कीजिए। लिंग जो आधार होते हैं वो किसके आधार पर होता है? लिंगों के जो हम लिंग निर्धारण करते हैं कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है तो किसके आधार पर करते हैं? क्रिया के आधार पर? कोई मतलब नहीं है। खेलना कूदना उछलना कूदना। सर्वनाम के आधार पर वह। अब वह का क्या हम बता, वो स्त्री है पुल्लिंग है। विशेषण का मतलब है खूबसूरत होना, तो खूबसूरत का ये तो नहीं पता पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। लेकिन हम संज्ञा के आधार से अगर देखें, संज्ञा के आधार पर जो है हम लिंग निर्धारण करते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया, ठीक है, जैसे राम होगा तो पुल्लिंग हो गया, सीता नाम हो गया तो स्त्रीलिंग हो गया। तो संज्ञा के आधार पर हम जो शब्दों का लिंग निर्धारण करते हैं, ठीक है, संज्ञा के आधार पर। 64 नंबर है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हमारी हिंदी भाषा में कुल कितने सर्वनाम हैं? 9, 10, 11, 12। तो ध्यान रखना सर्वनाम कितने हैं? 11 सर्वनाम हैं। ये इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, आई माई मी वी अवर एस यू यूर यू वो। तो इसमें है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये 11 है, ठीक है। मैं, तुम, आप, 3 हो गए। उसके बाद 2 है यह, वह, 5 हो गए। 2 है जो और सो, 7 हो गए। 4 बच गए WH वर्ड फैमिली जो इंग्लिश में बोलते हैं वो, कोई, अगला है कुछ, अगला है कौन और लास्ट है क्या। तो ये 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी भाषा के अंदर, 11 सर्वनाम है। अगला है 65 नंबर, कुसुम का विशेषण क्या है? कुसुम यानी कि फूल जो होता है, फूल, इसकी विशेषण क्या है? कुसुमता, कुसुमती, कुसुमित या कुसुमलता। तो कुसुम का जो विशेषण है वो है कुसुमित, कुसुमित, ठीक है, कुसुमित। अव्यय बताना है। अव्यय वो चीज है जिसका लिंग वचन आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, जिसपे लिंग वचन कारक का कोई फर्क नहीं होता हो, तो वो है तथा। तथा का काम ही क्या है? 2 सेंटेंस को जोड़ना। तो इसका कोई मतलब नहीं, आगे कुछ भी रामायण हो पीछे भी कुछ भी हो। तो तथा ऐसा शब्द है जो अव्यय है। नया है तो नया तो पुरुष के लिए होगा, अगर स्त्रीलिंग के अंदर क्या होगा? नई। समझ रहे हो? तो नया तो एक हो ही नहीं सकता। सुंदर भी है, ठीक है, सुंदर है एक विशेषण है ये। अगला है 67 नंबर, ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द बताएं। ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। ज्ञानवत, ज्ञानयुक्त, ज्ञानवान या ज्ञानी, तो हमें पढ़ा हुआ है ज्ञानवान। ज्ञानवान एक पुल्लिंग है और इसका स्त्रीलिंग क्या बनेगा? ज्ञानवती। ज्ञानवान क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है और ज्ञानवती स्त्रीलिंग शब्द है। 68 है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई है, इसमें कर्ता क्या है? कर्ता कारक आपको बताना है। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई है, कर्ता क्या है? कर्ता क्या है? तो कर्ता डाक सभी भेजी गई है चिट्ठियां। भेजी गई है तो क्रिया हो गई, ठीक है। डाक से भेजी गई है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो डाक तो क्या होगा? करण कारक हो गया, ठीक है, से के द्वारा जो करण कारक होता है वो। तो इसमें बताना है चिट्ठियां क्या है। चिट्ठी ये है स्त्रीलिंग, लेकिन क्या है? कर्ता। कर्ता क्या है? चिट्ठी, ठीक है। कर्ता कारक क्या है इसमें? चिट्ठियां हैं। स्त्रीलिंग शब्द है हालांकि ये, ठीक है, ध्यान रखना। एक तद्भव शब्द क्या है? देखो नॉलेज हब जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मैंने एक वीडियो डाली है छोटी सी 1 मिनट की, उसमें तद्भव और तत्सम शब्द आसानी से समझा रखे, एक बार देख लेना आप। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप नॉलेज हब को। तद्भव शब्द पूछा, तद्भव शब्द कौन सा है? अटल, अतिथि, आतुर और अजीर। तो तद्भव शब्द है अटल। क्या है? अटल।
आतुर, अतिथि और अजीर ये सारे तत्सम शब्द हैं। अटल जो है ये तद्भव शब्द है। 70 नंबर है कि अधिमानता में उपसर्ग बताएं। उपसर्ग जो है स्वरूप में आगे जो लगता है वो, तो अधिमानता, तो इसमें दिख रहा है क्या है, अधि, उपसर्ग क्या हो गया, अधि हो गया। तो ये हमारे 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। हमारी हिंदी यहाँ पे कंप्लीट हुई। हिंदी, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, ना सॉरी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ रहता है बस। हिंदी, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर और हरियाणा जीके 5 टॉपिक हमने कर लिए हैं। अब हम प्रश्न नंबर 71 से करेंगे मैथ और उसके बाद करेंगे हम रीजनिंग का। ठीक है, प्रश्न नंबर 71 यहाँ से हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 71 से। ठीक है, 70 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हिंदी, इंग्लिश और जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर सारा हमारा हो चुका है। प्रश्न नंबर 71 दिया है, सवाल है कि ये सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 और 18 से भाग करने पर प्रत्येक मामले में 7 शेष आता है। ऐसी संख्या बताने जिसको 12, 15 और 18 अलग अलग भाग दें तो हर बार 7 शेष बचेगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि 12, 15 और 18 इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटी संख्या। और 12, 15, 18 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 180। 180 वो संख्या है जो 12, 15 और 18 तीनों से पूरा पूरा भाग होती है, सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटी कोई भी संख्या लोगे, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों से भाग हो पूरी पूरी। ये तो हो गए पूरा पूरा भाग होने वाली। अब शेष बच गया 7, तो 7 शेष बचाने के लिए इसमें 7 जोड़ दो, तो संख्या कितनी आएगी 187। क्योंकि 180 तो पूरा पूरा भाग होती है, 7 शेष बचने के लिए इसमें 7 जोड़ दो, तो संख्या क्या आ जाएगी 187, 187। अगला है प्रश्न सवाल 72 नंबर का। दो संख्याओं का योग उनके बीच अंतर का 4 गुना है। यदि छोटी संख्या 45 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का योग कहा है, एक संख्या x है तो दूसरी कितनी हो गई 45। ठीक है, इसने कहा कि इन संख्याओं का अंतर जो है x माइनस 45 इसका 4 गुना है, यानी कि x प्लस 45 बराबर 4 इंटू एक्स माइनस 45। और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा 75। सिर्फ इतना सा एक ही इक्वेशन बनानी है इसमें सिंपल, x प्लस 45 बराबर 4 इंटू एक्स माइनस 45। ये इसमें दिया है। 45 कहाँ से आया, कि छोटा नंबर दे रखा है। एक संख्या x मान ली, दूसरी 45 दे रखी है, इनका जोड़ इनके घटा के 4 गुणे के बराबर है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 75, इसमें x का मान आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 73। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, यानी कि HF दे दिया 12, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें पूछा है कि दो संख्याएं हैं, उनका HF दे दिया 12, तो एलसीएम क्या नहीं हो सकता, ये पूछा है। ठीक है, HF 12 दे रखा है, तो इसका मतलब संख्या क्या होगी, एक होगी 12x, एक होगी 12y। इसका मतलब क्या होगा, इनका एलसीएम जो आएगा वो 12 का फैक्टर आएगा, 12 से पूरा पूरा भाग होगा वो। तो 12 के पाड़े में 60 भी आता है, 24 भी आता है, 48 भी आता है, लेकिन 12 के पाड़े में 80 नहीं आता। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा 80। इन संख्याओं का एलसीएम क्या नहीं हो सकता, 80 इनका एलसीएम नहीं हो सकता। सवाल नंबर 74 है, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 6 सही 1/2 जमा 80 भाग में 40, ये भाग का निशान है, ध्यान रखना, भाग का निशान नहीं है। -30/7 का 5 - 1/3। तो इसमें फार्मूला लगेगा बोर्ड मास का, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल ऐड सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, 5 - 1/3 करेंगे तो 5 × 15 में से 1 गया तो 14/3 आ जाएगा। का मतलब आएगा गुना, और ये है 30/7। तो इधर कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दाएँ 30। ये इतना जो बचेगा ये कितना आ जाएगा 20। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये आ जाएगा 20। आगे है माइनस का निशान। 40/80 में ये नीचे 40 आ जाएगा, ये भाग का निशान है तो यहाँ पे
तो 40 दूनी 80, 6 और 2 8, 8.5 आ जाएगा ये इधर। भाई 6 से 1/2 जमा 2 करेंगे तो 8 से 1/2, और 8 से 1/2 को कैसे लिखते हैं, 8 दूनी 16 और 1 17/2। 17/2 में से अगर 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 20 दूनी 40, 17 में से 40 गए तो -23/2। ठीक है, ये भाग का निशान है, पहले ये ब्रैकेट 16 होगा, फिर ये का वाला 16 होगा, उसके बाद ये इधर के। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा -23/2। अगला है 75 नंबर। 6 संख्याएं हैं n1, n2, n3, n4, n5 और n6, और इनका औसत दे रखा a। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखो कितनी भी संख्याएं दे रखी हो, औसत दे दिया, इनका a दे दिया। अगर सभी संख्याओं में सेम चीज़ घटाई जाए या जोड़ी जाए तो उतना ही औसत पे फर्क पड़ेगा। अगर सभी संख्याओं में 5 घटाया गया तो औसत में से भी 5 घटेगा। अगर सभी संख्याओं में 10 घटाया जाता तो 10 घटता औसत में से भी। सभी संख्याओं में अगर 100 जोड़ा जाता तो औसत में भी 100 जुड़ जाता। ठीक है, अगर सभी संख्याओं में जो चीज़ जोड़ी या घटाई बराबर मात्रा में जा रही है तो औसत पे भी उतना ही फर्क पड़ेगा। अगर घट रही है तो औसत भी घटेगा, जुड़ रही है तो औसत भी उतना ही जुड़ जाएगा। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा a-5। अगला है सवाल नंबर 76। PQR का अनुपात है 5:3:6। तो आपको बताना है P/Q रेशियो Q/R रेशियो R/P। तो इसमें आपको देखो P की वैल्यू 5 लेनी है, Q की वैल्यू 3 और R की वैल्यू 6। तो आप पुट कर दो, P/Q कितना हो जाएगा 5/3, अनुपात Q/R, Q कितना है 3/6, और R/P, R कितना है 6/5। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम ले लो। 6, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो इसको सारे को 30 से गुणा कर दो, 30 से गुणा कर दो, तो 3 दाएँ 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। पहला आ जाएगा 50, इसको करेंगे तो 6 5 30, 5 3 15, दूसरा आ जाएगा 15, इसको करेंगे तो 5 6 30, 6 6 36, यानी कि ये उत्तर आ जाएगा 50:15:36। समझ गए। P/Q, Q/R और R/P का अनुपात निकालना है। तो P की वैल्यू 5 लेनी है, Q की वैल्यू 3 और R की वैल्यू 6। नीचे भी इनके 5 और 3 6 नीचे आएंगे, इनका एलसीएम ले लेना, एलसीएम आएगा 30 और सारे भी इनको 30 से गुणा कर देना। ठीक है, x के चक्कर में मत पड़ना, कहीं आप एक होगी इसको 5x लो, इसको 3x, इसको 6x, ऐसे मत करना, क्योंकि सीधा अनुपात ही पूछा है इसी संख्या का, तो x से x कट जाएगा। x मत लेना, सीधा ही वैल्यू पुट कर देना इसकी। अगला है 77 नंबर सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि वस्तु पर 50% की छूट दी गई तो विक्रय मूल्य बताओ। देखो इस सवाल को ऐसे मत करना भाई, 40 को करोगे 2/5 निकालोगे, ठीक है, 5 की चीज़ 3 में बेच दी, फिर उसकी छूट दोगे। इससे ऐसा सीधा सीधा सवाल है। 100 रुपये मान लिया उसका क्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपये, और मार्क प्राइस कितना हो गया, इससे 40% अधिक, तो कितना हो गया सीधा 140 हो गया। 100 का 40% 40 होता तो मार्क प्राइस 140। इस पर 50% की छूट दे दी तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 140 की सीट पे 50 की छूट देनी मतलब आधा रेट हो गया, तो कितने में बेची 70 में। इसमें पूछा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य 70 है, क्रय मूल्य 100, तो 100 का कितना परसेंट 70 होता है, तो 70%, सीधा सा। अगर आप इसको 2/5 लेते, इसको 1/2 करते, तो आपको लास्ट में निकालना पड़ता वापिस से 70% के लिए। अब अगर कोई चीज़ 100 है तो उसका 70 कितना होएगा, 70% ही होएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य का 70% है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 70% है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है 78 नंबर। एक संख्या को 14 से भाग किया जाता है तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाती है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। सीधा सा देखें तो अगर एक संख्या 10 है तो दूसरी 14 बनेगी और लगभग 40% अधिक आएगा। अगर नॉर्मल देखें तो मैं आपको सोल्व करा देता हूँ कैसे करना है कि एक संख्या को 14 से भाग किया जाता है, यानी कि x/14। एक संख्या x मान ली, इसको 14 से भाग कर दिया,
दूसरी संख्या के 10%, दूसरी संख्या कितनी है y, y का 10% कितना हो गया, y गुणा 10/100 यानी कि y/10। ठीक है, x/14 बराबर y/10 और x/y का अगर मान हम यहाँ से निकालें तो वो कितना आ जाएगा 14/10, यानी कि x की वैल्यू 14 है, y की वैल्यू 10 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, तो पहली संख्या कितनी है 14, दूसरी कितनी है 10, कितनी अधिक है 4, 4/10 करेंगे तो 4/10 गुणा में 100 कितना आ जाएगा 40%। पहली संख्या दूसरी संख्या से पूछी है तो आ जाएगा 40%। अगर ये पूछता कि दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है तो आता 4/14। ठीक है, जिस संख्या के बारे में पूछा है ना जिसके साथ, उसको नीचे रखना है। इसने पूछा कि पहली संख्या दूसरी से कितनी अधिक है तो नीचे आएगा दूसरी संख्या 4/10। अगर ये पूछता कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी कम है तो आता 4/14 गुणा में 100। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 40%। अगला है सवाल नंबर 79। एक व्यक्ति 486 रुपये में 324 टॉफ़ी खरीदता है। ठीक है, 486 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदी है भाई, 324 टॉफ़ी खरीदी है इसने, कितने रुपए में 486 रुपये में। तो एक टॉफ़ी कितने रुपए की पड़ेगी 3/2, 486/324 करोगे और 162 से पूरा कट जाएगा, तो यानी कि एक टॉफ़ी का जो क्रय मूल्य आएगा एक टॉफ़ी का वो आ जाएगा 3/2। ठीक है, 50% लाभ प्राप्त करने के लिए अब इसको अगर 50% लाभ पर इसको बेचेगा तो 3/2 क्रय मूल्य है, इसको 50% लाभ का मतलब क्या होगा 150/100, यानी कि इसका 3/2 50 तो ये कितना आ जाएगा 9/4। क्रय मूल्य है हमारा, कॉस्ट प्राइस वो है 3/2, सेलिंग प्राइस आ गया 50% लाभ के साथ 9/4। इसने बताया कि 90 रुपये में फिर कितनी टॉफ़ी बेचेगा, 90 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचेगा। तो देखो एक टॉफ़ी 9/4 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेची है इसने, एक टॉफ़ी, तो 90 रुपये में कितने बेचेगा 4/9 गुणा में 90, ये 4/9 ऊपर घूम जाएगा, 9 दाई 90 और 10 चौक 40, तो 90 रुपये में वो 40 टॉफ़ी बेचेगा जब उसे 50% लाभ होगा। सीधा सा है, पहले तो यहाँ से एक टॉफ़ी की कीमत निकालना, वो आ जाएगी 3/2। फिर उसने कहा कि 50% लाभ पर बेचने के लिए, तो अगर 3/2 की चीज़ 50% लाभ पर बेचेगा तो इस पर 3/2 का ही लाभ होगा, तो ये हो जाएगा 9/4 का। ये 3/2 कहाँ से आ गया, 50% लाभ का मतलब कितना हो गया 150%/100। ठीक है, इसलिए 3/2 आया 9/4, यानी कि एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया 9/4, यानी कि 9/4 में कितनी टॉफ़ी बेची एक, उसने बेचनी कितने रुपए में है 90 रुपये में, तो एक और ये 9/4 नीचे आएगा तो 9 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। अब निकालने कितने की 90 रुपये की, 90 से गुणा कर दो, 9 दाई 90 10 चौक 40। ठीक है, 40 रुपये 40 टॉफ़ी उसे बेचनी पड़ेगी। अगला है सवाल नंबर 80 और 80 नंबर में दिया है 8250 की एक राशि 5 साल में 2475 का साधारण ब्याज देती है, तो ब्याज की दर बताई। साधारण ब्याज का सिंपल सा फार्मूला ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा में समय। तो ब्याज दे रखा 2475, ठीक है, ब्याज गुणा में 100 बटे मूलधन कितना है 8250 और समय कितना है 5 साल का। समय कितना दे रखा है 5 साल, इसमें समय दिया गया है। ठीक है, अब इसको आपस में काट देना, 2450 और ये 1 0 से 1 0 कर जाएगी, 5 दूनी ये, और अगर इसको हम काटेंगे तो लास्ट में जो हमारा उत्तर बचेगा इसमें काटने पर वो लगभग बचेगा 6%, 6% उत्तर बचेगा। ठीक है, 825 को 3 से गुणा करेंगे ना तो ये 2475 ही आएगा, 25 × 75 और 8 × 24 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6। सीधा सा फार्मूला लगा देना, ब्याज गुणा में 100 बटे प्रिंसिपल इंटू में टाइम। अगर रेट पूछता तो टाइम से गुणा कर, नीचे टाइम आएगा, अगर टाइम पूछता तो यहाँ पे रेट आ जाता। ठीक है, ये इंटरेस्ट है। 80 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है सवाल 81 नंबर। 2 बोतल ए और बी में एसिड है कुछ। बोतल ए में पानी की मात्रा
अम्ल की मात्रा से दुगनी है। यानी कि बोतल ए में जो अनुपात दे रखा है वाटर और एसिड का वो है 2:1। बोतल बी में अम्ल की मात्रा पानी की मात्रा का 3 गुना, यानी कि पानी 1 है तो एसिड कितना है 3। ये बोतल ए में दे रखा है, ये बोतल बी में दे रखा है। बोतल ए और बी में से क्रमशः कितनी मात्रा ली जानी चाहिए कि पानी और अम्ल की बराबर मात्रा से युक्त 5 लीटर ml प्राप्त हो। इस सवाल में जो डिटेल्स दी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक बोतल है ए, एक बोतल है बी। इसमें अम्ल का और पानी का अनुपात दे रखा है। पहले में तो जो पानी का दुगना है अम्ल से, और दूसरे में पानी का 3 गुना अम्ल है। ये अनुपात दिया है अम्ल और पानी का। इसके बाद इसने क्या कहा कि दोनों बोतल से हमें कितना कितना एसिड ये सॉल्यूशन ले, कि 5 लीटर जो लास्ट में हम एसिड बनाएंगे तो उसमें पानी और एसिड का अनुपात 1:1 होना चाहिए। ये सवाल इसमें पूछा है। ठीक है, इसमें सीधा सा आप एलिगेशन भी लगा सकते हो। तो इसमें सारा एलिगेशन लगा लीजिए आप, या तो पानी पे या उस पे। तो अम्ल कितना बन जाएगा, एक टोटल मात्रा है 3 पहले वाले में, क्योंकि 1:2 था ना, तो टोटल हो गए 3। बी में कितना है, पानी कितना, अम्ल कितना था 3, पानी 1 था, टोटल कितना था 4, और लास्ट में 1:2। तो इसमें एलिगेशन लगा के ये निकाल देना। ठीक है, और ये जब घटाओगे तो ये आएगा 1/4, और ये इधर आएगा 1/6। आर पार गुणा करोगे तो ये आएगा 3:2। यानी कि इसको 3:2 में इनको रखना है। 3:2 में हमें मिलाना है। और टोटल कितना लीटर दे रखा 5, और ये 3 और 2 कितना आ गया 5। तो यानी कि एक का 3 लीटर लेंगे, दूसरे का 2। अगर ये 10 होता तो इनको 2 से गुणा कर देते, तो एक का 6, दूसरे का 4। ठीक है, 3 और 2 5 बनते हैं, और ये 5 लीटर ही इसमें दे रखा है। अगर ये 10 लीटर देता तो यहाँ पे इनका डबल कर देते। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले में है एसिड और वाटर। एसिड दे रखा है 1, वाटर दे रखा 2। दूसरे में एसिड 3 गुना दे रखा पानी का। तो इसमें एसिड का अगर निकालेंगे तो 1 बटे टोटल मात्रा होगी 3, ये लिया है। दूसरे में निकालेंगे एसिड की तो 3, और टोटल मात्रा कितनी होगी 4। तो ये एलिगेशन लगाया है 1/3 और 3/4। ये हमने पूरा का पूरा एसिड पर एलिगेशन लगा दिया। लास्ट में 1:1 निकालना था, यानी कि 1/2। अब इनको आपस में घटाओ। 1/2 में से 1/3 अगर गया तो कितना बचेगा 1/6। 3/4 में से 1/2 गया तो कितना बचेगा 1/4। ठीक है, ये अनुपात आपस में काटेंगे तो 6 इधर आ जाएगा, 4 उधर। ये कितना अनुपात बचेगा 3:2। 3 जमा 2 कितना होता है 5, और लीटर भी कितना दे रखा 5 ही लीटर। तो यानी कि एक का कितना अनुपात लेंगे 3, और दूसरे का कितना लीटर लेंगे 2। ठीक है, अगला है सवाल नंबर 82। एक अकेला एक कुर्सी 40 दिन में बनाता है, बी 24 दिन में बनाता है। दोनों एक दिन छोड़कर काम करें तो कितने दिन में काम हो। ठीक है, पहले दे रखा है कि ए बनाता है 40 दिन में और बी बनाता है 24 दिन में। 40 और 24 का आपको एलसीएम लेना है, और वो आएगा 120। 24 5 120, 24 5 120, 4 3 12। यानी कि ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 5। अब एक दिन छोड़कर एक दिन काम करते हो, पहले दिन ए शुरू करेगा, तो पहले दिन ए ने करा 3, दूसरे दिन बी ने करा 5, टोटल कितना हो गया 8 यूनिट। बनाना कितना है 120। 120 को अगर 8 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कितने भाग जाएगा 8 एकम 8, 8 5 40। यानी कि लगातार 15-15 बार आना पड़ेगा इनको। तो टोटल कितना दिन हो गए 30 दिन। 15 दिन ए आएगा, 15 दिन बी आएगा। तो कुल काम पूछा है, कुल कितने दिन में काम पूरा होगा, तो कुल काम पूरा होएगा 30 दिन में, क्योंकि ए की क्षमता है और बी की क्षमता, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 5 है। ठीक है, 120 इनका एलसीएम था। तो पहले दिन अगर ए ने 3 यूनिट बनाए तो दूसरे दिन बी ने बनाई 5, तो टोटल कितना हो गया 8। ये 8 यूनिट 2 दिन में बनी है। ठीक है, 180 बनाने के लिए 120 बनाना, तो 8 से भाग देंगे तो कितना चले जाएगा 15 पे। यानी कि इनको सभी को 15-15 दिन आना पड़ेगा, दोनों को। 15 दिन ए आएगा, 15 दिन बी। कुल दिन पूछा है, कुल दिन लगेंगे 30 दिन। अगला है सवाल नंबर 83, और यह है टाइम डिस्टेंस से।
पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अपने कार्यालय जाता है और 90 किलोमीटर गति से वापस आता है। 60 की स्पीड से जा रहा है, वापस आ रहा है 90 की स्पीड से। उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो अगर दूरी बराबर है ना, तो एवरेज यानी कि औसत चाल निकालने का फार्मूला क्या है, 2xy बटे में x प्लस वाई। ये है एवरेज स्पीड निकालने का, 2 गुणा x गुणा y बटे में दोनों का जोड़, 2 गुणा चालों की गुणा बटे चाल का जोड़, यानी कि 2 गुणा में 60 गुणा 90 बटे में 90 और 60 150। ठीक है, ये ऐसे करना है। 15 छिक 90, 6 छिक 36, 36 दूनी 72। अभी जो 72 आया ना, ये हमारा किलोमीटर पर आवर आया है, ध्यान रखना। ऑप्शन सी है ना, इसका उत्तर नहीं होगा। ये मीटर पर सेकंड में दिया और हमारा उत्तर आया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा दिया है सारा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो इसको क्या करने, 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो क्या आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। औसत स्पीड आएगी 20 मीटर पर सेकंड, और 72 है वो किलोमीटर प्रति आवर आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन सी नहीं आएगा उत्तर, उत्तर आएगा ऑप्शन ए। ये यूनिट जरूर ध्यान रखना, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सवाल 84 है और इसमें ये पाई चार्ट दिया है और इसमें पूछा है कि 1999 और 2000 बीच के औसत अनुपात किन 2 सालों के बराबर है। ठीक है, यानी कि 1999 और 2000 के बीच का जो औसत है 65 प्लस 50, इन्हीं का औसत निकाल लो, यानी कि 57.5 आ जाएगा। फिर आपको ऑप्शन से निकालना है किन 2 सालों का ऑप्शन है वो 57.5 बनता है, किन 2 ईयर्स का। ठीक है, और ये बनेगा 2000 और 2001 का। 57.5 बनाना है तो ये लगभग 2000-2001 के आसपास ही आप देख लेना। अगला है 85 नंबर। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ी, उसके बाद सबसे छोटी, फिर छोटी। तो भिन्न का एक बात बताई थी, अगर 2 क्रमागत संख्याएं हैं ना और जो सबसे बड़ी है तो वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। 8/9 सबसे बड़ी है, 5/6 इससे छोटी है। ठीक है, और सबसे छोटी जिसके नीचे सबसे बड़ा फैक्टर होगा ना, जिसका अंतर भी ज़्यादा होगा, तो वो सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ी कितनी है, 8/9। इसके बाद 5/6, क्योंकि इनके बीच का अंतर 1-1 है। 3 और 7 के बीच का अंतर 4 है और इसके बीच का अंतर 11 है। तो ये बड़ी है और 11 अंतर वाली छोटी है। तो फिर आएगा 3/7 और लास्ट में आएगा 3/14। जिसके बीच में अंतर ज़्यादा होगा ना दोनों संख्याओं के बीच का, वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी, ध्यान रखना। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 3 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना डू का क्या मतलब है। डू, DO, डू का मतलब क्या है। तो डू पहले सेंटेंस में है और किसी में भी नहीं है। आई लुकड इनटू हर, अब इसमें देखो लुक इसमें भी कॉमन है। तो डू देखो चक्कर में मत पड़ना, डू सिर्फ पहली स्टेटमेंट में है। तो पहली स्टेटमेंट में लुक और लुक इन दोनों में कॉमन है, तो इसमें इस दोनों में कॉमन क्या है, हो, कट गया। और एक इनटू भी है दोनों में कॉमन, तो पो भी कट गया। हो और पो दोनों काट दिया हमने। अब बच गया क्या, मो और डो। मो इसमें है लास्ट वाले में, और मो का क्या मतलब है इसमें, आई। तो मो से मो कट गया। तो डू किसके लिए आएगा, हर के लिए। DO किसके लिए बचेगा, हर के लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए बचेगा, हर के लिए। देखो प्रश्न नंबर 86 जो था ऊपर, यहाँ से अपना रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 70 से लेकर 85 तक जो 15 सवाल थे वो हमने गणित के करे हैं। अब 86 से लेकर 100 तक ये जो 15 सवाल बच गए, ये सारे रीजनिंग के हैं। अब आगे हमारी रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो प्रश्न हमने देखा था ऊपर, जो कोड देखा था हर वाला, यहाँ से अपनी रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 हमने देख लिया और अब देखेंगे प्रश्न नंबर 87 का। इस प्रश्न में पता है क्या है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए सीधे रिलेशन के, तो आप डायरेक्ट ये देखोगे लास्ट में पूछा क्या है। ये रिलेशन दिया है और लास्ट में Q और N का रिलेशन पूछा है। ये स्टेटमेंट पढ़ने की इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, कई बार क्या करते हैं कि ये
जैसे क्यू और एन का पूछा, कई बार यहाँ पे पी तक का ही रिलेशन पूछ लेता है बस, तो लास्ट वाले की देखने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले देखो रिलेशन में पूछा किस किस का है। सबसे पहले तो वो इम्पोर्टेंट है, रिलेशन पूछा है क्यू और एन का, और ये इसमें डिटेल्स दे रखी है इसकी। तो इस हिसाब से क्यू और एन का निकालने के लिए सबसे पहले देखो एन और हैच एल। तो हैच का मतलब क्या है वो देखो, हैच का मतलब है कि एन माँ है पी की, ठीक है। तो एन जो है वो मदर है किसकी, एल की, ठीक है। एन जो है वो एल की मदर है। एल डॉलर पी, तो डॉलर का मतलब क्या है कि एल है वो फादर है पी का, एल है वो फादर है किसका, पी का फादर है एल, और एल की माँ कौन है, एन, ये ध्यान रखना। उसके बाद है पी स्टार क्यू, तो स्टार का मतलब है कि सिस्टर, ये इसकी क्यू स्टार हो गए। तो एन और क्यू का पूछा है, ये इसकी दादी हो गई, ये इसकी पोती हो गई। तो क्यू एन की क्या लगेगी, पोती लगेगी। ये दोनों बहन भाई है, क्यू सिस्टर है क्योंकि सिस्टर दे दी क्यू, और ये इनका बाप हो गया एल, और एल की माँ हो गई एन, तो ये इनकी दादी लगेगी। तो क्यू क्या लगेगी, एन की पोती लगेगी। तो ऑप्शन सी बी जो है पोती, वो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है ये भी फैमिली रिलेशन का है, और इसमें जो स्टेटमेंट दे रखी है इसमें रिलेशन जी और वाई का ही पूछा है। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, आप एक बार सोल्व करके देख लेना, ठीक है। और इसका जो उत्तर आएगा करेक्ट वो आएगा ससुर का, फादर इन लॉ का। क्या आएगा, फादर इन लॉ। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है सवाल 89 नंबर। इसमें क्या दिया है, ये दिशा वाला है कि श्याम 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर पैदल चलता, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता, फिर दाहिने मुड़कर 9 किलोमीटर चलता, लास्ट में फिर दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर चलता, तो आराम से कितनी दूर है। देखो इसमें पूर्व दिशा का कोई चक्कर नहीं, आप ऐसे सीधा चला दो इसको। शुरू में सीधा चल दिया 5 किलोमीटर चल गया, उसके बाद वो बाएं मुड़ के कितना चला, 6 किलोमीटर, फिर ये दाएं मुड़ के कितना चला, 9 किलोमीटर, उसके बाद फिर दाएं मुड़ के कितना चला, 6 किलोमीटर, ठीक है। ये 6 इधर चला था, ये 6 वापस आ गया, तो ये 5 पहले ऊपर चला था, 9 अब ऊपर चल दिया ये, तो 9 और 5 कितना हो गया, 14 किलोमीटर। ऐसे सवाल में लगभग एक सीधी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी लास्ट में, तो 14 किलोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। प्रारंभिक बिंदु से वो 14 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला है ये कथन और निष्कर्ष का, जो सवाल नंबर जो है 90 नंबर, उसमें कथन और निष्कर्ष का ये दिया है, और ये यानी कि बताना है कथन से कौन से निष्कर्ष इसमें निकलते हैं। पहला है कि सभी बोट होटल हैं, तो सभी बोट ये छोटा सा हो गया, होटल ये बड़ा हो गया, सभी बोट होटल हैं। कुछ होटल पैलेस है, कुछ होटल है ये जो पैलेस बना दिए, कुछ होटल पैलेस है, ये कुछ होटल है जो पैलेस हो गए। कोई पैलेस मेंशन नहीं है, तो ये मेंशन हो गया। ये बीच वाला क्या है, बोट है, ठीक है, और ये बाहर वाला होटल है, ये होटल है, ये पैलेस है, और ये मेंशन है। इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन दिया है। पहला है कि कुछ बोट पैलेस है, कुछ बोट पैलेस, बोट बीच में है, पैलेस इसका कोई डायरेक्ट नहीं है। कुछ होटल पैलेस है वो तो ठीक है, कुछ पैलेस होटल वो भी ठीक है, लेकिन बोट का और पैलेस का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया, तो स्टेटमेंट एक गलत है। स्टेटमेंट दूसरी जो है, कुछ मेंशन के होटल न होने की संभावना है, ना होने, देखो इसमें संभावना की पूछी है ना, और बीच में नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखी है मेंशन की, तो ये सही है। पॉसिबिलिटी कोई पूछे और सेम स्टेटमेंट दे रखी हो तो सही होती है वो। जैसे इसमें मेंशन की पहले ही नेगेटिव दे रखी है, कोई मेंशन नहीं है, होटल मेंशन नहीं है, तो इसमें संभावना है, तो ये स्टेटमेंट 2 सही है। तीसरा है कोई बोट पैलेस नहीं है, तो बोट और पैलेस का तो कोई बोट ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ये गलत है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान से देखो, स्टार्ट से मैं समझा रहा हूँ आपको। ये हो गया बोट, बोट के बाहर हो गया ये पैलेस ना, होटल हो गया, होटल के बाद ये हो गया कुछ पैलेस, इतना ही देखो। पहली स्टेटमेंट क्या है कि कुछ बोट पैलेस हैं, बोट ये है और ये बाहर वाला ये है पैलेस, कुछ बोट पैलेस है, हो भी सकता नहीं भी, कुछ नहीं कह सकते। स्टेटमेंट तीसरी है कि कोई बोट पैलेस नहीं है, कोई बोट पैलेस नहीं है। अब इन दोनों में से एक ही स्टेटमेंट
ट्रू होगी। या तो कुछ है या कुछ नहीं है, दोनों तो बात हो ही नहीं सकती भाई। कुछ वोट या तो कुछ वोट पहले से पाएंगे या कुछ वोट पहले से नहीं पाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 और 3 जो निष्कर्ष है इनमें से कोई एक सही है, या तो एक सही है या 3, लेकिन जो दूसरा है वो एकदम सही है। ठीक है, निष्कर्ष 2 को तो अनुसरण करता है, ठीक है, लेकिन 1 या 3 में से किसी एक को करता है, या तो एक को अनुसरण करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91 और ये भी कथन निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि कुछ मेज कुर्सियां हैं, ठीक है, और उसके बाद है कि सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं। कुछ मेज कुर्सियां हैं और सभी कुर्सियां, ये सारी कुर्सी ये फर्नीचर हो गई। ये है कुर्सी और ये है फर्नीचर, ये है मेज। और इसके बाद है कि सभी सीढ़ी मेज हैं, सभी सीढ़ी मेज हैं, तो सीढ़ी इसके अंदर आ जाएगा ऐसे। ये हो गया सीढ़ी अंदर वाला। ठीक है, देखो सभी सीढ़ी मेज है अंदर, सीढ़ी बाहर मेज हो गया। कुछ मेज कुर्सियां हैं, ये मेज कुर्सी बना दी, और सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं। अब पहला पूछा है कि कुछ फर्नीचर सीढ़ियां हैं। फर्नीचर और सीढ़ियों के बारे में कोई सीधा रिलेशन नहीं दिया गया, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। दूसरी स्टेटमेंट है कि सभी मेज फर्नीचर है। ये मेज है, ये फर्नीचर, सारा मेज फर्नीचर नहीं है। अगर ये होता है कि कुछ मेज फर्नीचर है तो ठीक है, लेकिन सभी मेज फर्नीचर है, ये गलत है। दोनों ही निष्कर्ष इसके गलत हैं। अगर ये संभावना होती ना कि कुछ मेज सीढ़ियाँ होने की संभावना है, सभी फर्नीचर, तो संभावना की लगभग सारी जो कथन होते हैं वो सही होते हैं अगर संभावना लिखाता तो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब दोनों ही कथन गलत है। न तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, ये है 92 नंबर का। 7 दोस्त बैठे हैं। इसमें सबसे पहले आपको कोई भी देखना, छोर एक एंड पे कौन बैठा है। इसमें एस किसी छोर पर बैठा, तो एस को, ऐसे जो क्वेश्चन है ना सीटिंग अरेंजमेंट के, उसमें आप ये देख लो लाइन के किसी भी छोर पर कोई बैठा है या नहीं बैठा, वो लाइन ढूंढनी है जिसमें यह पता चले कि एक एंड पे कोई बैठा है, किस हिसाब से बैठा है, एंड से ढूंढना। इसमें दिया कि एस किसी भी एक कोने पे बैठा है, एस बैठ गया, 7 दोस्त यानी कि 6 इधर आ जाएंगे। ठीक है, 6 दोस्त और बैठ गए, या फिर हम एस बैठा के 6 दोस्त इधर भी आ सकते हैं। अगली लाइन दे रखी है कि क्यू जो है वो एस के दाएं दूसरे स्थान पर, तो एस के दाएं, अगर एस के दाएं इधर चलेंगे तो इधर तो हो ही नहीं सकता, एस का दायां इधर ही बनेगा, तो सारे दोस्त इधर बैठेंगे। एस एकदम लेफ्ट हैंड पे बैठा है। एस के दाएं दूसरे नंबर पर कौन बैठा है, ये क्यू बैठ गया। पी जो है वो ओ और क्यू के बीच में बैठा है, तो क्यू इधर है, ओ इधर आएगा, और इनके बीच में कौन बैठा है, पी। हो गया। यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा, ठीक है, मतलब इधर यू नहीं आएगा। आर टी के बाईं ओर बैठा है, तो आर टी एक साथ आएंगे, कहाँ पर आएगा, इधर। आर जो है वो टी के लेफ्ट में बैठा है, बचेगा कौन, यू, वो यू इधर आ जाएगा। ये सीक्वेंस बनेगी एस यू की क्यू पी ओ आर टी। ठीक है, अब पूछा कि बिल्कुल जो बाएं छोर पर वो कौन बैठा है, तो बिल्कुल बाएं छोर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल बाएं छोर पर एस बैठा है। और ये गलती हमने कहाँ कर दी, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ के। लेफ्ट हैंड में पूछा है तो हमारी पहली लाइन में दे रखा है लेफ्ट हैंड का। एस अगर इधर बैठेगा तभी तो एस के दाएं और दूसरे स्थान पर कोई क्यू बैठेगा। एस के दाएं क्यू तभी बैठेगा कि एस एक छोर पे बैठा है, तो लेफ्ट हैंड पे ही बैठेगा। अगली तो जरूरत ही नहीं थी इतना सारा बनाने की। बिल्कुल बाएं एंड पे तो ऐसे ही रह गया। अगर बिल्कुल दाएं एंड पे पूछता नहीं इधर, तो इधर टी आता। तो एक बार लास्ट में ये जरूर देख लेना पूछा क्या है, इतनी बड़ी पजल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल छोटा सा सवाल था ये। अगला है कि इनमें से अलग बताइए, पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी फाउल या फिर कॉर्नर। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से अलग क्या है। तो इसमें देखिए, फाउल होता है वो सभी गेम में है, कॉर्नर भी, पेनल्टी, ये अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये जो पेनल्टी कॉर्नर है ये हॉकी का है, पेनल्टी कॉर्नर।
ठीक है, ये हॉकी गेम का है। पेनल्टी, कॉर्नर, फाउल ये किसी गेम से संबंधित नहीं हम सुनते हैं, लेकिन पूरा जो प्रॉपर नाम होता है वो पेनल्टी कॉर्नर है जो हॉकी में होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। इसमें बता रखा है कि 4 इमेज दे रखी है ABCD करके, इनमें से अलग कौन सी है? 4 में से इनमें से अलग कौन सी है? तो एक चीज़ आप नोटिस करना, देखो निशान सभी में है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल और ये प्लस का निशान, सभी में 4-4 निशान है यही। लेकिन फ़र्क क्या है इन तीनों में? ध्यान से देखो, इनमें 2 निशान में डार्क कर रखा है और 2 खाली पड़े हैं। 2 में ये डार्क कर रखे, 2 खाली, इसमें भी 2 खाली हैं, ये 2 डार्क कर रखे हैं, ये 2 ऊपर वाले खाली नीचे, इसमें लेकिन चारों के चारों हैं वो डार्क कर रखे हैं। समझ गए? इसमें 2 खाली हैं, 2 में कलर कर रखा है, इसमें चारों ही भरे कर रखे हैं। तो इसका मतलब अलग आकृति कौन सी है इनमें से? ऑप्शन ए वाली, ऑप्शन ए वाली आकृति अलग है। अगला है प्रश्न नंबर 95। ये है कथन और निष्कर्ष का ही। कथन क्या दिया है इसमें कि हाल ही में एक अध्ययन में यह देखा गया है कि सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करने वाले लोग जीवन शैली की बीमारियों से कम प्रभावित होते हैं। यानी कि जो हफ्ते में, सप्ताह में 7 दिन में से लगातार 5 दिन भी कोई एक्सरसाइज करता है तो वो उनको बीमारी कम लगती है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या दिया है कि एक स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक दुरुस्ती महत्वपूर्ण है। सही बात है ये, यानी कि फिजिकल फिटनेस होना ज़रूरी है एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए, ताकि क्योंकि जो फिट रहेगा उसको बीमारी कम लगेगी। अगला है कि सप्ताह में 6 दिन व्यायाम करने से शारीरिक समस्याएं पैदा हो जाएंगी, ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं है। कथन जो निष्कर्ष 2 है ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, 6 दिन का तो ना तो कोई काम दे रखा है इसमें, ना समस्याओं के बारे में कुछ बता रखा, लेकिन निष्कर्ष 1 है ये बिल्कुल फॉलो करता है इसका, कि अगर स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती आवश्यक है, फिजिकल फिटनेस जरूरी है। तो इसका जो अगर हम उत्तर देखें तो ऑप्शन है सी, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं, कौन से ऑप्शन में क्या बात कही गई है। उत्तर आपको पता होगा लेकिन जल्दबाजी में उत्तर गलत मत कर देना। अगला है कि 4 दे रखे हैं, ये 4 ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से 3 जो समूह है वो एक जैसे हैं, एक अलग है। अलग कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, 4 में से तो K से H और H से D से बात करें तो K से H में आने के लिए 3 कम है और H से D आने के लिए 4 घटा रखा है। यानी कि D से H में 4 जोड़ दिया, फिर H से K में 4 जोड़ दिया, M से Q जाने के लिए 4 जोड़ दिया और Q से T जाने के लिए फिर 3 जोड़ दिया। ठीक है, A से E तक जाने के लिए 4 जोड़ दिया, E से H तक जाने के लिए फिर 3 जोड़ दिया। लेकिन इसमें देखो C में F से I जाने के लिए 3 जोड़ रखा है और I से L जाने के लिए भी 3 जोड़ रखा है। तो ऑप्शन C अलग है। देखो इसमें क्या है, लास्ट के 2 हैं उसमें 4 का फ़र्क है और पहले 2 में 3 का फ़र्क है। सेम सभी में लास्ट के 2 में 4 का, पहले 2 में 3 का। लेकिन इसमें क्या है, दोनों में ही 3-3 का गैप है, तो LIF वाला जो है ये अलग है इनसे। ठीक है, अगला है ये सीटिंग अरेंजमेंट का है। ये 4 दोस्त उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं, 7 दोस्त हैं ये। और इसके बाद इसमें बैठा है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये अलग अलग इसमें बताया गया है। इसमें क्या दिया है कि अनिता, बिंडी, सिंडी, दीपक, आइंस्टाइन, फिरोज और जॉर्ज एक पंक्ति में उत्तर दिशा, ये ABCDEFG करके है। ठीक है, फिरोज आइंस्टाइन के तुरंत दाएं हैं, तो फिरोज है ये आइंस्टाइन के एकदम राइट में है, आइंस्टाइन के राइट में हो गया फिरोज। आइंस्टाइन जॉर्ज के दाएं चौथा है, जॉर्ज के दाएं चौथा है, 3 बीच में है, फिर आइंस्टाइन है चौथे नंबर पे। देखो एक बार ऐसे बैठाना है, पहले जॉर्ज को बैठा दो, जॉर्ज के दाएं चौथे पर है आइंस्टाइन, 3 का गैप देके चौथे पे आइंस्टाइन, और आइंस्टाइन के एकदम दाएं जो कौन बैठा है वो बैठा है फिरोज। बैठ गया। अगला है कि सिंडी विनीता और दीपक की पड़ोसी है। सिंडी जो है वो विनीता और दीपक के बीच में है।
दीपक के बाएं तीसरा व्यक्ति एक छोर पर है। दीपक के लेफ्ट में जो तीसरा है वो एक छोर पर है। अगर यहाँ दीपक बैठाएंगे तो इसके लेफ्ट में तीसरा ही एक छोर पे बैठ गया, जी, बी और सी, इनके बीच में आ जाएगा। ए बी सी डी एफ जी कितने हो गए? 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6 7। एक व्यक्ति रह गया, कौन रह गया वो आपको देखना है इसमें से। अनिता, अनिता रह गई। अनिता कहीं भी बैठा सकते हो आप इसमें से, अनिता कहीं भी बैठा सकते हो। आइंस्टाइन, ये अनिता लास्ट में कहीं भी बैठा दो। अब कथन पूछना है इसमें से कौन सा सही है। आइंस्टाइन दीपक के तुरंत बाद बाएं हैं, ये गलत था क्योंकि वो आइंस्टाइन जो हो दीपक के तुरंत बाएं नहीं था, बीच में गैप था। पहला स्टेटमेंट गलत था, बाकी तो अनिता लास्ट में एक छोर पे बैठ गई थी। जॉर्ज विनेता के तुरंत बाएं बैठा था, जे बी और ये डी करके, बीच में सी करके, ठीक है। फिरोज दीपक के दाएं बैठा था, ये भी सही था। स्टेटमेंट एक इसकी गलत थी। अगला है 98 नंबर, और इसमें ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का आप ये बैठा लेना आराम से। इसमें उत्तर जो पूछा है कि कौन एक दूसरे के सामने तिरछे बैठे हैं, एक दूसरे के सामने टेढ़े कौन बैठे हैं, तो इसमें जो बैठा है वो है अर्जुन और मीशा। अर्जुन और मीशा, ठीक है। इनकी जो सिटिंग अरेंजमेंट बनेगी वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे बनेगी। ऊपर मान लो लड़की बैठा दी है, नीचे ऊपर मेल है, नीचे फीमेल है। तो ऊपर कौन कौन बैठेगा? यहाँ बैठेगा क्रिश, ठीक है, फिर बैठेगा इल्व, फिर तीसरे नंबर पर बैठा है डैन, चौथे नंबर पर बैठा है विजय, और इधर कोने पर बैठा अर्जुन बैठेगा। सेम इधर बैठाओगे नीचे तो यहाँ मीशा बैठेगी, यहाँ शिल्पा बैठेगी, उसके बाद पूजा, फिर रोजी और लास्ट में निशा, ठीक है। ये रोजी और लास्ट में निशा, ये सिटिंग अरेंजमेंट आएगी इसकी। अगला है प्रश्न नंबर 99 का, और इसमें आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क जो है इसकी जगह क्या आएगा, तो ये लगभग एक कॉलम के हिसाब से ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका। 28 है, 28 का कैसे 28 बनाना है, देखो अगर ऐसे करेगी 7 चौक 28 बन जाएगा, 9 8 72, 9 9 81, भाई इसका एक फालतू करके 81 हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो सीधा सा मैं बता देता हूँ आपको, इसको ध्यान से देखना। 7 का 28 बना रखा, बीच में क्या है 3, 7 गुणा 3 और 28, यानी कि बीच वाले में एक जोड़ दो तो 7 चौक 28, 8 में एक जोड़ दोगे तो 9, 9 एकम 9 9 81, तो 5 को यहाँ पे 50 बनाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 होना चाहिए। 10 का मतलब क्या है कि 9 + 1, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 9 आएगा, 9 + 1 10, तो 5 गुणा 10 50, क्योंकि बीच वाले की संख्या में एक एक जोड़ के ऊपर वाले से गुणा कर रखी है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा 9। आखिरी सवाल है इस प्रैक्टिस सेट का 100 नंबर का, और इसमें दे रखा 4 और 3 का 19 बना दिया, 6 और 4 का 40 बना दिया, तो 9 और 9 का क्या बनेगा, ठीक है। तो 4 और 3 का 19 कैसे बनेगा, तो 4 चौक 16 और 3 19, यानी कि 4 का स्क्वायर जमा 3, 16 जमा 3 19। अगला है 6 का स्क्वायर जमा 4, 36, 36 और 4 40, इसलिए इसका 9 और 9 81 जमा 9 करेंगे तो कितना आएगा 90। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पूरा होता है। हरियाणा सीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से नॉलेज हब ज्वाइन कर लीजिए। और जो कैंडिडेट पहली बार क्लास देख रहे हो वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है हमारी, ये जो हम कंप्लीट करने लग रहे हैं, ये दिया गया है आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा। आर्यभट्ट एकेडमी की ये टेस्ट सीरीज़ है जो हम आपको करवा रहे हैं। तो ये है इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़। ध्यान रखना, जब तक सीटी का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक सीटी के लिए प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा डेली की डेली। ये 206 नंबर था, यानी कि छठा प्रैक्टिस सेट था। नॉलेज हब पर सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, हमने करवा रखे, 5 करवा दिए, छठा करवा रखे हैं। कम से कम आप ये चलिए 100 से 200 प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिए जाएंगे। मेंस एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस सेट आपके चलेंगे, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पेपर सारा इसी में से आएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप स्कोर ज़रूर चेक करिए अपना पेपर दे करिए, ताकि आपको पता लगे कि कितना कुछ आपको आता है, कितना कुछ नहीं आता। ठीक है,
तो यही क्लास थी आज की, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हमने कंप्लीट करा है। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।